क्लास में अपन ने लोअर बाउंड देख लिया था। यस सर। यस सर। आज थोड़े से अपर बाउंड के क्वेश्चन देखते हैं। अपर बाउंड के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके पहले लॉजिक भी देखेंगे। अपर बाउंड, आज ही सुबह सुबह एक ड्रॉपर के बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ अपर बाउंड को लेकर। तो अब क्या है कि हाँ सर इसमें टोटल माइनस लोअर बाउंड क्यों नहीं कर सकते? अभी सुन दो ना, अभी बताना तो मेरे को डिस्कस करके। अब क्या है कि जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 ये दिया हुआ है सपोज 10, ठीक है, तीनों का सम 10 दिया हुआ है, सारे इंटीजर्स हैं। और ये दिया हुआ है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हैं, बट दे आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेट्स से 6 बोल दिया, 6 से कम ही होंगे। मतलब कोई वेरिएबल 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 10 नहीं हो सकते। मतलब वो जो सॉल्यूशन, जैसे एक सॉल्यूशन 811 आएगा, उसको नहीं ले सकते आप। दिख रहा ना क्यों? यस। तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करा जाए? क्योंकि फॉर्मूला जो पढ़ा था वो अगर ये नहीं होता तो लगा देते, यस सर। लेकिन अगर ये है तो नहीं लगा सकते ऐसे। तो दो केस बना लेंगे, एक में कोई एक 6 तक पहुंच रहा होगा, एक में नहीं पहुंच रहा होगा। तो इसको अपन जो करने वाले हैं वो अगेन करने वाले हैं कि फेवरेबल केसेस मैं फिर से स्पेलिंग भूल गया यार, FAVOURABLE सही लिखी है? OU FAVOU। हाँ, तो फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल केसेस। ये लॉजिक अपन ने बेसिक क्लास में स्टार्ट करा था ना। यस सर। फिर उसको, इस लॉजिक को कहाँ पे ले गए थे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ले गए थे, नहीं बाद में? यस सर। तो आज भी अपन वही स्टार्ट करने वाले हैं। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो डिटेल्ड है आज तुम्हें फायदा देगा, जिसको भी अच्छे से समझ में आया था। चलो, तो फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल। अब टोटल मतलब भूल जाओ कि ये दिया है। टोटल मतलब जैसे होता है वैसे गिन लो। क्या आंसर आएगा? 12C2। इसमें मतलब सही केसेस भी आ जाएंगे, गलत केसेस भी आ जाएंगे। यस सर। और इसमें से माइनस कर देंगे कौन से केसेस? अनफेवरेबल वाले। अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल अपर बाउंड के ऊपर है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना अच्छे से। अगर कोई वेरिएबल अपर बाउंड के ऊपर है, मतलब कोई वेरिएबल 6 या 7 के ऊपर है, 7 या 7 के ऊपर, तो ऐसे कितने वेरिएबल हो सकते हैं? एक ही होगा। एक ही हो सकता है, क्योंकि सम ही 10 है। अगर मान लो तुम इसको 7 बोल रहे हो, तो ये जो दोनों मिला के हैं ये 3 है। यस। तो ये दोनों तो अपने हद में रहेंगे ना, हद मतलब लिमिट्स में रहेंगे। तो अगर कोई वेरिएबल अपनी अपर बाउंड के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं साइमल्टेनियसली? यहाँ एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही हो सकता है ना, तो मैं यहाँ लिख दूं when 1 xi मतलब वेरिएबल is greater than equal to 7। सर ये समझ नहीं आया। अनफेवरेबल मतलब क्या हुआ कि कोई वेरिएबल 6 से ज्यादा है। 6 ना सर, तो 7। 6 तो चलेगा ना? अच्छा हाँ सर। 6 तो क्योंकि क्लोज में लगा है ना। हाँ सर दिख गया। तो 6 के ऊपर करो उसको। तो मैं कौन से केसेस माइनस कर रहा हूँ? when 1 वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। आया समझ? हाँ सर। यस। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा उसको भी चूज करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है कि ये वेरिएबल है कि ये वेरिएबल है। तो उसके लिए क्या लिखोगे? 3C1 3C1 है ना। ये से क्या हो जाएगा कि चूज हो जाएगा कुछ, कि या तो x1 या x2 या x3।
अब सपोज तुम एक चूज कर लो कोई भी एक और मुझे बता दो कौन सा चूज करा। तो x1 जैसे x1 ही कर लो, ये सब एक जैसे ही हैं। तो मैंने x1 को चूज कर लिया और मैंने x1 को 7 दे भी दिए। जैसे वो था ना कि अगर आप भिखारी को पहले से कुछ दे देते हो तो आपका जो सम है वो कम हो जाता है। यस सर तो आपने इस वेरिएबल को पकड़ के 7 दे ही दिए, तो आपके पास यहाँ कितने बचेंगे? इसको भगाया नहीं है, इसको 7 दे दिए कि जेब में रखो, और अब वापस से 3 लोग हैं। तो अब वापस से तीनों वेरिएबल का सम इक्वल टू 3 कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 5C2 8C2 5C2 की 4C2? 5C2 5C2 5C2। तो अब उससे क्या होगा कि इसको और भी मिल सकता है। हाँ सर। हाँ सर तो अगर इसको और भी मिल सकता है, इसका मतलब ये है कि ये बस 7 का केस भी हो सकता है, 8 का केस भी हो सकता है, 9 का केस भी हो सकता है और 10 का केस भी हो सकता है। यस तो उसमें सारे काउंट हो चुके हैं, इसका सर मतलब ये आंसर है। हट गया तो 4C2 होना चाहिए ना। अपन ने कितना हटाया? x1 तो x1 को हटाया नहीं है, x1 को 7 दे दिए हैं। अच्छा ये ठीक जो है। सॉल्यूशन है ना, अभी स्टार्टिंग में इसकी इंग्लिश में स्टोरी लिख लो, वो बात तक याद रहेगी। यहाँ पे लिखो 3C1 का मतलब क्या है। 3C1 का मतलब है एक वेरिएबल को चूज करा, एक वेरिएबल को चूज करा और उसको, अब ये और वो वाला नहीं है, ये एक्चुअली हिंदी वाला और है, तो यहाँ पे क्या लिखें? एंड उसको, एंड उसको कितने दे दिए? 7 दे दिए। ऐसे लिखना 7 दे दिए। 7 क्यों दे दिए? क्योंकि 7 जस्ट इसके बाद का नंबर है। यस सर। मैक्सिमम से एक ज्यादा देते हैं ताकि वो अनफेवरेबल में चला जाए, तो उसको 7 दे दिए। एंड फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 को सॉल्व किया। इसको 7 दे दिए, तो ये 10 में 7 कम करोगे तो 3 आएगा, फिर इसको सॉल्व किया और फिर इसको यहाँ लिख दिया। अभी इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, ये सर बिल्कुल सही अगर आंसर लिमिट है। 4 होती है इसकी? अभी आएगी, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम मत बढ़ाओ अभी। सर ये इसका इसमें हाँ x1 इक्वल टू 8 के केसेस कैसे आए? देखो, तुमने इसको 7 दिया, हाँ अब यहाँ पे कितना बचा? 3। 3 अब तुमने ये जो 3 है ये इसको इधर बांटा, यस सर और इसको भी और भी मिल सकता है, हाँ तो इसको मान लो 1 और मिल गया, और इसको 1 मिल हाँ गया, और इसको ही 1 मिल गया। तो बेसिकली कौन सा केस हुआ? 811 811 क्योंकि 7 + 1 8, 7 पहले से पास था उसके, और एक और हाँ आ गया। अब मान लो उसको कुछ नहीं मिला, इसको 2 मिला, इसको 1 मिला, तो 721, और हाँ इसको सब मिल जाए, 3 मिल जाए, इसको 0 0, तो 10 0 0। हाँ सर आ गया सर 7 देने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप उस वेरिएबल को उस लिमिट के ऊपर क्रॉस करवा दो, ताकि फिर उसको कितने भी मिले वो केस अनफेवरेबल कैटेगरी में ही आए। आया क्या समझ? हाँ सर आ गया इसलिए बोले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जब तक एकदम दिमाग में फिट नहीं हो जाता। ये वाला टर्म लिखना है, और एक वेरिएबल को चूज करा। जैसे तुम्हें वो याद है बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस जब करते थे, एक बॉक्स को बंद करा। यस हाँ सर। हाँ सेट सर में अभी हाँ, सेट में और बॉल बॉक्स वाले प्रॉब्लम में एक बॉक्स को बंद करा, फिर बाकियों में भर दिया। अभी सीरीज बनेगी, अभी तो सीरीज अभी बनी नहीं एक्चुअली में, एक ही टर्म में खत्म हो गई वो। अभी अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तब तो समझ में आ जाएगा। सर अगर वो जो अपर बाउंड है उस पे केवल इक्वल टू नहीं होता तो 6 लेते। अगर यहाँ पे इक्वल टू ये हटा दो तुम सपोज, तो फिर इसको लेस देन 6 क्यों लिख रहे हो? फिर इसको लेस देन इक्वल टू 5 लिखो ना। हाँ सर। हाँ यस तो फिर इसको 7 की जगह 6 कर देते हैं। 6। यस
अभी बहुत सारे करवाऊंगा मैं, और जरा जरा से चेंजेस करके, तो तुम खुद ही समझते जाना कि क्या चेंज करेंगे तो क्या आंसर चेंज होगा। सर ऐसा भी बन सकता है क्या कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के ऊपर अपर बाउंड लगा दिया? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी तो मैं इसकी अलग लगाऊंगा, इसकी अलग लगाऊंगा, उसकी अलग लगाऊंगा, सबकी अलग अलग लगा दूंगा। अभी तो मैं सब पे एक जैसी लगा रहा हूँ। आखिरी में तुम्हारे मन से बना ना तुम क्वेश्चन। अब वैल्यू निकालने की बात करो, जैसे अब वैल्यू किसकी कितनी आ रही वो भी देख लेते हैं। जैसे 12C2 की वैल्यू शायद होती है 66। 12 इंटू 11/2 यस सर। माइनस 3C1 3 होता है और 5C2 10 होता है, तो 30। तो आंसर 36। अब 36 वैसे काउंट अगर मैनुअली करते तो भी गिने जाते हैं। अगर हम चाहें तो 36 गिन सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना जितने जल्दी आंसर निकाल दिया है। हाँ हाँ सर। गिनना हो तो मैं शुरू करूं पे 36 केस? नहीं सर। नहीं सर। चलो छोड़ो फिर। अरे अरे तुम गिनना आराम से 36। अरे विश्वास रखो आ जाते हैं। वो तो टाइम बहुत ज्यादा हो तुम्हारे पास, 10th वाले गिन सकते हैं, 11th वालों का इतना टाइम कहाँ है। चेंज कर दें इसको? हाँ सर लिख लिया। यस। यस। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है डाइस को लेके। डाइस नहीं, डाई को, एक मिनट, डाइस ही बोलते हैं ना प्लूरल वर्ड में? हाँ सर। एक को डाई बोलते हैं, एक होता है तो। एक डाइस और दो डाई। ऐसे बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो? डाई और डाइस, डाइस एक को बोलते हैं यस सर। हाँ सर। यस और सर। डाई प्लूरल वर्ड है। यस सर। हाँ सर। और ये डाई का मतलब मरना भी होता है। और हाँ यस सर। सर। गजब, सेम स्पेलिंग के दो मीनिंग। हाँ सर। पेशेंट का भी वैसा ही है। ऐसा है क्या? पेशेंट में कोई डिफरेंस नहीं है? हाँ सर, एक तो वो पेशेंट जो बीमार है और हाँ पेशेंट मतलब थोड़ा हाँ, सब्र कर। चलो देखो यहाँ पे शांत तो, काम। पेशेंस होता है सर वो। हाँ समझ गया। चलो पेशेंट क्वेश्चन, होता है ना, बी पेशेंट। अरे समझ गया। सुनो, अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। डाई को लेके, 3 डाई हैं, देयर आर 3 डाई। डाई 1, डाई 2, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3। ये 3 डाइस हैं, अलग अलग, अलग अलग कलर्स के मान लो। बस नाम इसलिए बोले हैं कि उनको डिफरेंट बोलना चाह रहे हैं। तो ये 3 डाइस हैं डिफरेंट, इनको रोल करा। इनको रोल करेंगे तो इन सब पे कुछ कुछ नंबर्स आएंगे। इन सारे नंबर्स को क्या किया? ऐड कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि इन सारे नंबर्स का सम कितना हो? 11 हो। 11 हो, लेट्स से 11 चाहता हूं। 11 एक ऐसा नंबर है जो बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि देखो मिनिमम सम कितना आ सकता है? 3 मिनिमम सम, हाँ सर। और मैक्सिमम सम 18 आ सकता है। यस। तो मैंने एक ऐसा सम लिया है जो बहुत बीच में है, तो इसको तुम बहुत जल्दी काउंट भी नहीं कर पाओगे। करना है क्या काउंट हाथ से? नहीं। इच्छाएं हो तो पूरी कर लो अभी। सर क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं, क्लास खत्म नहीं होगी, 5 मिनट जाएंगे बस अकेले, लेकिन गिने जाएंगे। कर लो इच्छा हो तो 5 मिनट में। सर आप नहीं करवाओगे क्या? मैं तो उससे करवाऊंगा। तुमको अपने टैलेंट पे भरोसा हो तो गिन के दिखा दो। सर इसमें अपर और लोअर दोनों बाउंड लग जाएंगे ना बाउंड? हाँ। अरे तुम पहले गिनना है कि नहीं गिनना है? नहीं सर। गिनना है। नहीं सर। नहीं गिनना है ना? चलो देखो तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि 3 नंबर्स का सम कितना है? 11। और वेरिएबल्स पे कंडीशन क्या है कि एवरी वेरिएबल इज बिटवीन 1 से 1 से 6। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें लोअर भी है अपर भी है। लोअर करना तो आसान होता है, क्योंकि लोअर करने के लिए आपको सबको एक एक दे देना है। यस सर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। हो जाएगा जब एक दोगे तो। हाँ सर लोअर वाला खत्म। और जो वेरिएबल की डिमांड है, बैगर की जो डिमांड है कि कम से कम एक चाहिए, वो पूरी हो चुकी है। हाँ सर। तो यहाँ लिखोगे 0। अपर पे क्या लिखोगे?
सर फाइव 6 फाइव फाइव सोचो दे दिया। हाँ सर दे दिया ना हाँ अपन ने। सर हाँ सर 5 होगा ना। जब तुम एक दे रहे Yes. हो, जब तुम उसको एक दे चुके हो तो लोअर भी एक कम हो जाएगी, अपर भी एक कम हो जाएगी। एक कम हो जाएगी। हाँ सर। जैसे तुम बोल रहे हो कि मुझे कम से कम एक चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 चाहिए, तो तुम जब एक ले लोगे तो तुम क्या बोलोगे कि मुझे कुछ भी नहीं तो चलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए। लॉजिकली है ना। यस हाँ हाँ सर। मतलब नीड ठीक पूरी है। हो रही है। हाँ बस ऐसा है कि तुम्हारी नीड उतने, मतलब अब क्या वेरिएबल चेंज होगा ना कि। चलो अब बोलो फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल। टोटल मतलब ये मत देखो, आंसर बोलो। 10C2 NC2 10C2 माइनस अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल फिर से सुनना। अनफेवरेबल, एक मिनट पहले अनफेवरेबल सुनो फिर बोलो बाद में। अनफेवरेबल इज कि कोई वेरिएबल अपर बाउंड के ऊपर है। तो ऐसे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? सर यहाँ पे भी एक ही। सर यहाँ पे भी एक ही होगा। तो यहाँ पे भी एक ही होगा। हाँ सर। तो you -3C1 will write 3C1 और इसको कितने दे दोगे? 6 दे देंगे। 6 दे दोगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 2। तो क्या लिख देंगे? x1 plus 4C2 4C2 DC2 उसका एक और आसान तरीका है, देखो अगर तुम बस ये पता कर लो कि इसको 6 देने हैं, इतना तो क्लियर है 6 देने हैं। Yes sir. हाँ सर तो इसी में से 6 कम कर लो, इसी में से कितना आएगा? 4C2 यहीं से 6 कम कर लिया करो यहाँ से, तो बहुत आराम से हो जाता है वो। तो 4C2 कितना होता है ये? 10C2 कितना होता है? 55 27 45 माइनस 6 3 जा 18 दैट मेक्स 27 तो 27 तो तुम गिन लेते। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब वो 3 डाइसेस है ना। तो अपन ने इसी के लिए तो x1 x2 x3 लिखा है डाइस को देख के। पहले पे क्या आ रहा है उसको x1 लिखा, नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया। 27 केस तो गिन सकते थे सर, लेकिन अरे मतलब बता रहा हूँ, गिनना नहीं है, ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ गिनना है, बता रहा हूँ कि गिन सकते थे अगर आपको एग्जाम में डाउट आ रहा है कि मुझे सही याद आ रहा है कि गलत याद आ रहा है। सर वो टाइम को देखेंगे ना पहले। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग ना भूलो, भली आज वाली क्लास लग जाए चाहे अगली लग जाए, लेकिन ये जो टॉपिक है ये किसी का भी वीक ना जाए। ये पीएनसी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर अगर जो मतलब जैसे हमने एक को वैल्यू दे दी अपर बाउंड के ऊपर वाली और बाकी दो का सम अपर बाउंड और लोअर बाउंड के अंदर आ रहे हैं, अगर उनका सम बाहर आएगा तो अभी चेंज कर रहे हैं ना क्वेश्चन अभी फिर से। एग्जाम्पल लिखते जाओ। ये कौन सा है? सेकंड एग्जाम्पल है ना? हाँ सर। तुम एग्जाम्पल देखते जाओ, हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने मिलेगा तुमको, और अपन को हर एग्जाम्पल समझना है कि हाँ हर पॉसिबिलिटी कवर हो चुकी है। अभी तुम जो पॉसिबिलिटीज मेरे सामने बोल रहे हो ना, ये तुम 10 एग्जाम्पल बाद बोलना मेरे से कि सर ये वाला भी हो सकता है क्या। तो अगर उसमें अगर नहीं आ रहा होगा तो अपन 11वां बना देंगे वो, ठीक है? यस सर। अब तीसरा, अब क्या है, जैसे किसी ने बोला था कि सर अगर हर वेरिएबल की अपर बाउंड अलग अलग हो जाए, बोला था अभी किसी ने? यस सर। तो अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो x1 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, जो x2 है वो 7 से छोटा, और जो x3 है वो लेस देन इक्वल टू 8 है। होगी इच्छा पूरी? यस। अभी लेकिन सम छोटा रखा है मैंने, इसमें भी वेरिएशन आएगा। अभी सम मैंने बहुत छोटा रखा है। अभी मैंने एक्चुअली छोटा सम लेके सॉल्व करना सिखा रहा हूँ ताकि आंसर्स भी छोटे छोटे आ रहे हैं। अब जब सम बड़ा करेंगे तो आंसर बड़े आएंगे। तो अभी जैसे बोल रहा हूँ मैनुअली काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी 15-20 मिनट बाद मैनुअली काउंट नहीं कर पाओगे, आंसर 150 आना शुरू हो जाएंगे। 150, 200, 1500, 2000, तब कौन गिनने वाला है ऐसे? अब इसको कैसे करना है वो देखो। अभी लोअर बाउंड 0 है, सबकी लोअर बाउंड 0 है। तो अब आता है वापस से
कि अगर हम लिखें फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल, तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे सामने, अनफेवरेबल तो है लेकिन क्योंकि हर वेरिएबल अलग अलग तरह का है तो अनफेवरेबल के मैं 3 केस बना देता हूं। पहला केस व्हेन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, दूसरा केस व्हेन x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड तीसरा केस व्हेन x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। बना सर सकते हैं? उल्टा। अच्छा सही लिखा है ना? सर ये यस सर। अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं बोल रहा हूँ, अनफेवरेबल बोल रहा हूँ। हाँ सर। और एक चीज ये सोचो, जब अगर x1 की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी है तो बाकी दो अपने लिमिट्स में होंगे। यस सर हो गए। हाँ सर हाँ सर। हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर से वो एग्जांपल है कि दो वेरिएबल साथ में जंप नहीं कर सकते ना अपर बाउंड को। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो अब जब लिखेंगे फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल, व्हाट विल राइट इन टोटल? 13C2। 13C2। अब माइनस लिखेंगे जब, तो माइनस में तुमको 3C1 नहीं लिखना है, क्योंकि 3C1 कब लिखते हैं? जब सारे वेरिएबल्स एक जैसे होता है। यस सर। अब नहीं लिखना है 3C1, अब तुम्हें इंडिविजुअल जा जाके लिखना है। इंडिविजुअल जाके मतलब अब तुम पहला केस लिखोगे कि इसको 7 दे दिए, अब इसको 7 दे दिए तो यहाँ से 7 कम कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 62। 62। आ रहा है समझ सबको? हाँ यस सर। तो यहाँ लिखोगे 62 फिर माइनस, अब इसको 8 दे दो, यहाँ से 8 कम कर लो, 5C2। 5C2। यहाँ से 9 कम कर लो, 4C2। 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 आंसर खत्म। बहुत सिंपल चीज है। सर पर अभी तक अपन ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं लगाया ना इसमें। अभी लगेगा ना, इन्फ्लुएंस में लग रहा है पर वो क्या लंबा नहीं लग रहा है सीरीज के फॉर्म में। जैसे अब तुम वो केस याद करो, जैसे अपने पास 2 बॉक्सेस हैं, 2 ही बॉक्स हैं, बॉल्स बहुत सारी हैं, इनको भरने के तरीके, तो आंसर आता 2 की पावर n-2। यस सर। केस ही बहुत कम बनते हैं तो उसमें सीरीज नहीं बन पाती है जब केस ही कम बनते हैं। तो अभी क्या है कि ये सम छोटा है इसलिए केस ज्यादा नहीं बन रहे हैं, अभी धीरे धीरे देखते जाओगे तो केसेस बनना शुरू हो जाएंगे। लॉजिक बस वही है कि टोटल में से गलत हटा रहे हैं। हाँ सर ये जो -62 करा है फॉर एग्जांपल, सर इसमें पहले अपन ने 11 में से 7 हटा दिया, फिर अपना वो मेथड लगा दिया हाँ बेगर वाला। हाँ। तो सर बाकी के केसेस कैसे काउंट हुए इसमें कि 7 से भी बड़ा हो जाए जब? कौन किसकी, कौन 7 से बड़ा हो जाए? x1। x1। तो इसको मैंने जब 7 दिया, इसको मैंने 7 दिया, यस सर। तो इसको मैंने रखा है अभी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको भगाया थोड़ा ना है, मतलब इसको एग्जैक्टली 7 नहीं दिया, इसको एटलीस्ट 7 दिया है। समझ आ रहा है? अच्छा मतलब 7 तो दिया ही है 7 तो दिया ही है और लाइन में खड़ा भी रखा है अभी। और दे भी सकते हैं। हाँ देंगे, कैसे दे क्या सकते हैं, देंगे उसको तो। सर हाँ सर और अपन ने जैसे इसको 7 दे दिया उसके बाद सर तो कुछ ज्यादा सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाता होगा जब यहाँ हमने इसको 7 दे दिया तो? नहीं, यहाँ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब इसको तुम 7 दे दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ही कम सम बचेगा ना, ये 4 ही बचेगा। अब तुम्हारा 4 इतना छोटा नंबर है कि ये वाले केस तो बन ही नहीं सकते। हाँ सर। आया समझ? अभी तुमको जो वो डाउट आ रहा ना कि ज्यादा केस सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए, वो तब आएगा जब यहाँ पे सम बढ़ाऊंगा मैं, अभी बढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, तब देखना। हटा दूं ये? यस सर, ये वाला लिख दिया। यस। तो अब पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ। पहले टाइप में ये था कि आपके पास 3 वेरिएबल थे, आपके पास कुछ सम था, सबकी एक जैसी लिमिट थी, सबकी एक जैसी लिमिट थी, तो आपने टोटल में से माइनस करके दिखा दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि लोअर बाउंड भी था, अपर बाउंड भी था, और फिर आपने लोअर बाउंड को भी देख लिया पहले से बांट के, अपर बाउंड के माइनस कर दिए एक जैसे वेल करके। थर्ड एग्जाम्पल सबकी अलग अलग लिमिट है। अब फोर्थ एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे इनकी भी अलग अलग टाइप की लिमिट है, 1 2 3, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन, लेट्स से 14।
अभी 14 रखते हैं, फिर बाद में और करेंगे। अभी भी तुम देख लो कि 2 वेरिएबल एक साथ ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं सर। करके देखो, जैसे इसको 7 करके देखो, इसको 8 करके देखो। 7 8 15 हो जाएगा, 15 तो है ही नहीं है। नहीं होगा। अभी अपन लगानी नहीं होगा। 9 नहीं रख पाएंगे क्या सर? यहाँ पे x3 ग्रेटर देन 9 नहीं रख पाएंगे। सर 8 + 6 तो 14 होता है। हाँ तो ठीक है ना, वो लिखने में आ जाएगा अपने आप, उसकी टेंशन नहीं लो तुम। बस ये है कि ये कंडीशंस हैं, ये सम है, यहाँ 14 है, सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं, 1 से 6, 2 से 7, 3 से। या तो मैं करना हो सब मैं 1 कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, लॉजिक तो सेम ही सर रहना है। यही सही रहने ही ठीक है सर। हो जाएगा। तो यही रहने देते, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो बस लिखना है अपन को, तो एक लाइन और लिखनी है बस। अब लिख देंगे x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू, अब इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो 8 आ टोटल जाए। 6 कम कर दो, 8। हाँ अब लिखोगे 0 से लेके 5, सही है? यस सर। हाँ सर। तो ये 0 से लेके 5, दूसरा 0। सर वो तो सेम ही हो गया। अरे भाई सब एक जैसे हो गए। अरे तो कितनी अच्छी बात है यार। सर फिर तो वो फिर फर्स्ट मेथड ही लग जाएगी ना। तो फिर एक काम करो ना, फिर इसको 1 कर लेने दो मेरे को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम लोअर बाउंड, तो मैं बोल रहा हूँ लोअर बाउंड एक तरीके से मजाक ही लगता है मुझे कि काय को देते हैं लोअर बाउंड। खुद ही कम करके दे दो ना क्वेश्चन बच्चों को। बच्चों से क्यों कम करवा रहे हो? अब तुम्हें देखो, जैसे उन्होंने बोला कि 1 देना है, तो 1 दे दो पहले से, क्वेश्चन ये दे दो ना। जैसे इन दोनों में कितना ही डिफरेंस है, माइक्रो सेकेंड्स का। यस वो माइक्रो सेकंड भी कंज्यूम करना चाहते हैं। हाँ, तो अब क्या लिखो वापस से? फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल 13C2। 13C2। मुझे तो लग रहा पुराना ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो वाला। हाँ सर। माइनस 6 कम कर लो तो 7C2। सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं सर सर नहीं। सही आ रही है। तो 13C2 टोटल है, उसके बाद इसको 6 दोगे, 6 कम करोगे 7C2, 7 कम करोगे 6C2 5C2। और 5C2। बस ये आंसर हो गया। आसिम अली, यस सर। तेरे को बहुत इच्छा हो तो तू काउंट कर लेना है ना ये छोटे छोटे वाले तो। सर आज करूंगा मैं रात को बैठ के और आपको फोटो भेजूंगा। बिल्कुल, तेरी काउंटिंग सही में बहुत अच्छी हो जाएगी, रफ काउंटिंग जो होती है। देखें अगला, अब हाँ सर। यस सर। इन चारों के ऊपर लिख दो लेवल 1। ये सारे क्वेश्चन एक ही लेवल के हैं, अब लेवल बढ़ेगा। चारों में बस स्लाइड डिफरेंसेस हैं, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस बनेगा लिखने में। लॉजिक में नहीं आएगा, लिखने में आ जाएगा, लेकिन वो भी तुम समझ जाओगे ऐसे। हटा दे। सर यस सर। यहाँ पे 8C2 होना चाहिए था ना। कहाँ पे? 7C2 कैसे होगा? 5 माइनस कर रहे हैं तो 8C2 होगा। 5 थोड़ा मैच करेंगे, 6 मैच करेंगे ना, एक ज्यादा। 5 तो फेवरेबल है, 5 के ऊपर अनफेवरेबल है। हाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता तो फिर 5 माइनस करते हैं। तो फिर वही चीज, अब कि तुम बोलो कि x1 लेस देन 7 लिखा है, तो लेस देन इक्वल टू 6 लिखो ना उसको, क्योंकि यहाँ पे तो अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे कोई। अब ये x1 + x2 + x3 is equal to 14 and the variables lie between 0 से लेके 5। सर ये 5th पॉइंट है। ये 5th है सर, ये लेवल 2 है। ये लेवल 2 है अब इसका। अब तुम देखो इक्वेशन वापस से दिख रहा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल जंप कर सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। क्योंकि इनने बोला है 5 या 5 से कम, तो ऐसा हो सकता है कि मैं सॉल्यूशन ऐसा बना दूं कि ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये 2 है, तो 2 वेरिएबल जंप कर रहे हैं तो अब वो भी हैंडल करेंगे अपन। देखो और बहुत आसानी से। इन क्वेश्चंस की खास बात एक ये है
कि अगर आप एक बार समझ जाओ तो हर क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का है, एक ही लाइन का है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाती है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बस अकेला है, लिखने का तरीका नहीं बदलता एक का भी। मैंने ये चीज सीखी थी किसी से, मुझे आती नहीं थी, उसके पहले मैं बहुत मेहनत करता था इन क्वेश्चंस के लिए, तो उनने बहुत अच्छे से बिठा के समझाया कि सर ऐसा ऐसा करते हैं, तो मेरे को बहुत मजा आया कि अरे सर मजा आ गया। तो अब इसमें क्या करना है वापस से कि अगर मैं लिखूं फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल यहाँ पे दो कैटेगरीज का है, सुनना अच्छे से। 1xi greater than equal to 6 and 2xi greater than equal to 6 because it is possible। अभी इसके पहले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ये। अभी इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल करे हैं चारों, उसमें हर बार सिर्फ एक ही वेरिएबल ऊपर जा रहा था। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे इस बार दो जा रहे हैं, तो मैंने दो केस बना दिए। इसको वैसे याद करना जैसे 1 बॉक्स एम्प्टी 2 बॉक्स एम्प्टी, याद है? हाँ सर। हाँ। तो 1 वाले माइनस करते हैं, 2 वाले प्लस करते हैं। तो अब लिखोगे फेवरेबल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सभी लोग, फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल, व्हाट इज टोटल? 16c2 माइनस, यू विल माइनस दोस केसेस जब एक वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। एक वेरिएबल, तो पहले उस एक वेरिएबल को चूज करना पड़ेगा। हाँ। क्या लिखोगे? 3c1 और इसको तुम कितने दे दोगे? 6। यहाँ से 6 कम कर लो, यहाँ से 10c2 प्लस अपन ने माइनस कर दिया। लेकिन सुनना, प्लस क्यों कर रहे हैं? लॉजिक बहुत सिंपल सा है। अगर तुम इसको 6 दे रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअली 14 नहीं बचेगा, 8 बचेगा। अब तुम वापस से जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इट इज पॉसिबल कि इसको भी 6 आ जाए। yes. और इसको 2 आ जाए। लेकिन अगर तुम पहले इसको 6 देते, इसको 6 देते पहले, और बाद में इसको 6 मिलता और इसको 2 मिलता, तो ये तो सेम केस हो जाता। हाँ सर। हाँ सर। याद आया ऑर्डरिंग? ऑर्डरिंग किसको बोलते ऐसे हैं? ही थर्ड के साथ भी हो सकता है क्या? तो 3 ऊपर जंप नहीं कर सकते ना, 2 कर सकते हैं बस। सर एक और बार समझा दीजिए। देखो अपन ने क्या किया, 3c1 से एक वेरिएबल को बोला कि भाई तू 6 रख ले, ठीक है? तो उसने 6 रख लिए, तो ये 14 नहीं बचा, ये 8 बचा। यस सर। फिर तुमने वापस से डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो बाद में क्या हुआ कि इसको 6 मिल गया, इसको 2 मिल गया, तो सॉल्यूशन बन गया 6 6 2। ठीक है? मैं कलर कोडिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको पता रहे कि किसको पहले मिला था, किसको बाद में मिला। ये जो ऑरेंज वाला 6 है, ये इसको पहले मिला था, और ये जो बाद में 6 2 है, ये इनको बाद में मिले थे। ठीक है? यस। 3c1 से तो ये भी पॉसिबल है कि पहले इसको 6 मिल जाए। हाँ सर। हाँ सर, तो ऑर्डरिंग हो रही है। और बाद में इसको 6 और इसको 2 मिले, तो ये वही वाला क्वेश्चन हुआ, बॉक्सेस में ऑर्डरिंग हो जाती बॉल्स के डालने की। तो सर आप ये लिखवा दोगे ना? अभी मैं लिखवा दूंगा, चलो लिखवा दूंगा। बाकी तुम दिमाग मत लगाओ उसमें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि तुम अगर एक बार ये लिखना सीख लो कि अनफेवरेबल में कितनी केसेस होते हैं, तो हमेशा यही चलता है कि जो पहला वाला केस होता है उसको माइनस करते हैं, फिर दूसरे वाले को प्लस करते हैं, फिर तीसरे वाले को माइनस करते हैं, फिर चौथे वाले को प्लस करते हैं, फिर तुम लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो अब मैंने क्या किया था? हाँ सर ऐसा नहीं कर सकते कि x1 को पहले 6 दिए, फिर जब दूसरी सेकंड टाइम आए उसमें भी इसको 6 दे दिए वापस से? किसको 6 दे दिए? सर x1 को ही पहले 6 दिए, फिर बोल रहे दूसरे टाइम में? सर दूसरे टाइम में भी जैसे 8 बजे उसमें से भी इसको ही 6 दे दिए। वो तो अपन हैंडल नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपन जब फॉर्मूला लगाते हैं ना एकदम से, यस सर, तो उसमें सारे केस अपने आप काउंट हो जाते हैं इकट्ठे, बिना केस बने। वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तुमने इसको 6 दिए, इट इज ओके, चलो दे दिए, यहाँ 8 बचे, ठीक है? फिर तुमने जैसे ही वो टर्म लिखा, कौन सा टर्म? 10c2। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर।
तो तुम tan C2 लिखोगे तो सारे केस अपने आप हो जाएंगे फिर कवर, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम समझते जाओ, फिर आखिरी बता देना मेरे को। तो शुरू से बता देता हूँ। फेवरेबल इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। फेवरेबल में दो तरह के केसेस हैं, क्योंकि एक वेरिएबल भी अपर बाउंड के ऊपर हो सकता है और इवन दो वेरिएबल भी अपर बाउंड के ऊपर हो सकते हैं, बिकॉज सम थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट 5 की नहीं होती, अगर सपोज करो 7 की होती तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। सोचो क्यों? हाँ सर, 8 देने पड़ते। अगर 7 की अपर लिमिट होती तो तुम 8 अगर 7 दे देते तो फिर दोनों आ जाते लिमिट के अंदर। लिमिट के अंदर आते। तो ये प्रॉब्लम अराइज इसलिए ही करी है कि दिमाग लगाए अपन अपना, नहीं तो फिर तो 1 2 3 4 में तो कोई दिक्कत वैसे भी तुमको आई नहीं। अब देखो आपस से टोटल माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में दो तरह के केसेस हैं, वन वेरिएबल इज एक्सीडिंग द लिमिट, टू वेरिएबल इज एक्सीडिंग द लिमिट। तो पहले अपन टोटल में से इन वाले को माइनस करेंगे। तो जब आप एक वेरिएबल को लिमिट के ऊपर भेज रहे हो तो आपको उस वेरिएबल को पहले चूज करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन टर्म लिखते हैं 3C1। यहाँ तक सही है? और जैसे ही आप एक वेरिएबल को चूज करोगे तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 6। तो यही 6 यहाँ से कम कर लो, तो इसलिए क्या लिख दिया? 10C2। फिर आप प्लस करोगे। अब प्लस करोगे ये वाले केसेस, यहाँ पे दो वेरिएबल अपर लिमिट के ऊपर हैं, तो पहले आपको दो वेरिएबल चूज करने पड़ेंगे। तो क्या लिखोगे? 3C2। और उन दोनों वेरिएबल्स को कितना दोगे? 4C2। 6। हाँ। तो अब यहाँ से 6 कम कर लो, यहाँ से 4C2। ये लो आंसर। अब लग गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन? सर 4C2 कैसा है? अपन को 12 कम करना है ना, तो 12 या तो यहाँ से कम कर लो, 16 में से 12 कम कर लो, या 6 में से 10 कम कर, 10 में से 6 कम कर लो, क्योंकि 6 तो पहले से कम कर चुके थे। हाँ ठीक है। ये लग गया टोटल माइनस फिर प्लस। पहले टोटल में से कुछ माइनस करा, कुछ ज्यादा माइनस हो गया तो प्लस करा। अब ये कौन लेंगे फिर? सर अपन इससे ये कर सकते हैं कंक्लूड कि कभी भी वो माइनस वाले पे नहीं रुके। कभी भी माइनस वाले पे नहीं रुकेंगे ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि अभी मान लो तीसरा केस भी बनता अगर कि 3 वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो अपन को माइनस वाले पे तो रुकना पड़ता। सर मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि उसमें भी कुछ ज्यादा माइनस हो गए तो फिर ऐड करना पड़ा? वो तब होता जब चौथा केस होता। इसलिए तो तुमको हमेशा शुरू से बताया मैंने, टोटल में से पहले ये वाले माइनस होते हैं, पहले केस वाले। वन बॉक्स एम्प्टी, तुम्हें बॉक्सेस से अच्छा समझ में आ सकता है अगर तुम्हें बॉक्सेस वाला याद होगा तो। यस। तो बॉक्सेस वाले में क्या होता है, पहले अपन सारी बॉल्स को रैंडमली फिल कर देते हैं। रैंडमली जो लिखते थे 3 की पावर n की क्या लिखते थे, फिर उसमें से माइनस करते थे कि बॉक्सेस खाली हैं, तो बॉक्सेस खाली में पहले कौन से केस माइनस करते थे? वन बॉक्स एम्प्टी। यस सर। फिर उसमें प्लस करते थे 2 बॉक्स एम्प्टी। फिर अपन कभी ये नहीं सोचते थे ना कि प्लस माइनस कहाँ खत्म हो रहा है। तो बस यहाँ भी नहीं सोचना, बस 1 से स्टार्ट करना है तुमको। 1 से स्टार्ट करते करते जहां पे भी खत्म हो जाए वहां खत्म कर लो। बस याद रखना कि अनफेवरेबल सही से गिन लो पहले, यहाँ गलती मत करना बस। यस सर। अब ये आंसर बहुत छोटा तो नहीं लग रहा मुझे देखने में, क्योंकि 16C2 16 into 15/2 120 माइनस 10C2 होता है 45 का 3 टाइम्स 135 प्लस, और ये होता है कितना? 18 6 कहाँ, 6 चाहिए होता है के लिए, 6 3 18। तो यहाँ बचेगा -15 और यहाँ आएगा 18। तो क्या तीन ही केस है? तीन ही केस है, बताओ। तो ऐसे कर सकते हैं कि तीनों को 4 बांट दिए। यहाँ तो अपन ने ज्यादा मेहनत कर ली नहीं। तो ऐसे कर तीनों को 4 बांट दिए और बाकी 2 को अरेंज करने के वेज देखे। अरे है तो वही एक्चुअली में, क्या 3 केस ऐसे बन रहे होंगे ना, 5 5 4 5 5 4। तीनों को 4 बांट दिए पहले, फिर 2 को अरेंज करे तो आंसर 3 ही आएगा उससे। तो यहाँ पे काउंटेबल है, क्योंकि सही में 14 का समझा छोटा पड़ गया। अभी मैं करता हूँ और बड़ा, देखो
नहीं इस केस में सर वो पर हो पहले सकता नहीं पता था ना, वो हाँ, तो पहले। आंसर पता होने के बाद तो फिर सब है। अरे मैं नहीं करता, सही बताऊं ना, काउंटेबल भी होते ना, मैं नहीं करता काउंट से, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। अब मैं तो बोलूँ आंसर 0 भी हो तो भी मैं इससे 0 निकालता हूँ, तुमको विश्वास नहीं करो तो मैं यहाँ से 0 निकाल के दिखाऊं मैं। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे 16 रख लो तुम, अब तो पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। बना लेते हैं Yes, इसको sir. अगला, इसको अगला क्वेश्चन बना लेते हैं 6th वाला। x1 plus x2 plus x3 equal to 16, all the variables are less than equal to 5. It is not possible. Clearly it is not possible. दिख रहा है सबको? Yes, sir. लेकिन अब देखो, पहले ये देख लो, क्या अपर वेरिएबल की जो अनफेवरेबल केसेस हैं, 1 वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2 वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं बन सकता ना? नहीं सर। चलो 2 ही केसेस हैं। टोटल लिखो, टोटल क्या होगा? व्हाट इज टोटल? 18c2 18c2 माइनस 3c1। अब तुमको 6 कम करना है, यहाँ से 6 कम कर लो। 12c2 और एक और कम कर लो, 6c2 निकाल लो, आंसर 0 आएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ 0 आएगा। इसमें अपन 3 हो जाएंगे ना? वो क्या 3 हो जाएंगे? सर एक बार माइनस और करेंगे। कुछ नहीं बन रहा थर्ड वाला, सोच के देख लो तुम। अरे हाँ, एटीन C2 is 18 into 17 by 2, मतलब 17 into 9, 17 into 9 is 153. 12c2 is 66 into 3 is 178. 153 minus 1678 is -25. -20. 0 आ रहा होगा? 0 आ रहा है। 0 नहीं आता, 0 नहीं आता तुम पढ़ नहीं छोड़ देते, बोले सर आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं होता कि होता? बोले सर सब गलत चल रहा है, तो झूठ बोल रहा हो आप। मैं ऐसा एक्चुअली सोच रहा हूँ, पता है मैंने बहुत सालों से सोचा है कि मतलब सही में मैंने सही तो बहुत पढ़ लिया है। अब मुझे एक बार गलत थ्योरी बनानी है, कोई एक ऐसी गलत थ्योरी बनाऊंगा ना, मैं 3 लेक्चर तक पढ़ाता रहूंगा गलत थ्योरी, उस पर गलत एग्जाम्पल। फिर उसके बाद तुमको बताऊंगा कि ये सब गलत था, तो सारे गलत प्रूफ। सर ऑनलाइन मत पे करना सर, प्लीज। खराब हो जाएगा सर ऑनलाइन अगले साल करना 11 नहीं के तो साथ सर कर वहां पर बवाल हो जाएगा। मतलब तुमको पता ही लगने दूंगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। चलो देखें आगे। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, या तो अपर लिमिट, पहले लोअर लिमिट लगा देते हैं वापस से। लोअर लिमिट 1 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू, थोड़ा सा और बड़ा रखते हैं अब, 20। xi रहने दो, xi कितना रख दें, 8 रख देते हैं, 8 शायद ठीक रहेगा, 8। इसमें वही 2 केस बनेंगे, तीनों नहीं जा सकते। और इसमें शायद कम केसेस भी तो नहीं आएंगे इतने, मतलब काउंटेबल केसेस लग रहे हैं, काउंटेबल तो केसेस। लोअर लिमिट का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, वही माइक्रो सेकंड का फायदा है। अरे देना पड़ रहा ना यार, मुझे तो देना पड़ेगा ना यार, तुम्हारे कॉपी में होना तो चाहिए एग्जाम्पल ऐसा। तो x1 plus x2 plus x3 is equal to 17। 0 से 7। तो टोटल क्या बोलते हैं, टोटल क्या, फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल 1 xi ग्रेटर देन इक्वल टू 8
2x एंड 2xi ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 3 नहीं हो सकता है। हाँ तो आंसर इज इक्वल टू, अब मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 19c2 19c2 माइनस 3c1 माइनस minus 3c1 11c2 8 कम करना है तो 11c2 11c2 प्लस प्लस 3c2 plus 3c2 4c2 minus 8 और कम करने हैं ना, 8 यहाँ से कम करो 3c2 3c2 आएगा। 3c2 बस हो गया आंसर। आंसर 19c2 करो मन में जरा। 19c2 19 into 18/2 19 into 9 19 into 9 is 171 171 11c2 is 55 55 into 3 165 171 minus 155 16 16 और 9 16 9 is 25 आंसर is 25। तो 165 होगा ना? तो वो तो बोला था, कितना बोला था मैंने? सेकंड वाला 165। तो यहाँ मैंने कितना बोला? 155। तो 155 बोला। तो 165 6 बचेगा 6 बचेगा और 6 बचेगा 6 और 9 15 15 केसेस है सर 15। हाँ 15 केसेस है। आसिम अली यस सर। ये तुम्हारा काम है ना गिन के वेरीफाई कराना? हाँ करूंगा सर आज। ठीक, जितने भी आंसर 100 से कम नहीं, 100 नहीं 50 से कम वाले, 100 से तुम्हारे तो गंजा हो जाओगे तुम, सिर खुजाओगे बैठ के कि 80 केसेस आ गए अगर तो। सर वैसे गंजा तो मैं ऑलरेडी हूँ। अरे 50 के नीचे वाले तुम गिन के बताना मेरे को एक बार। चलो अगले। ये नंबर चेंज करा था मैंने? नहीं करा था ये वाला। 8th वाला। 8th वाले में क्या करें बताओ, तुम बताओ। आप सबकी अलग कर दें? तीनों सर हाँ केस में सर कभी ऐसा हो सकता है कि लोअर बाउंड का जो सम है वो 20 से ज्यादा है? लोअर बाउंड का सम 20 से ज्यादा? फिर तुम मतलब सर जो टोटल में है उससे ज्यादा है। फिर तुम पूर्ति नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम 10 रुपए लेके पहुंच गए भिखारियों के सामने, पर सब लोग बोल रहे हैं कि 20 ही चाहिए 20 ही चाहिए। क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। 0 आ जाएगा फिर आंसर। सर फिर अपन को भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ गया वेदांश? फिजिकली सोचो कितना मजा आता है। नहीं बोले लोअर बाउंड का सम सम से ज्यादा है, हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारे पास ही नहीं है। भिखारी से भीख मांग रहे हैं हम। मुंबई के भिखारी हो सकते हैं, अंबानी घर के बाहर बैठते होंगे। बोले तुम भीख देने लायक ही नहीं हो। नहीं सर हमारी गलती नहीं, वो उनकी गलती कि उन्होंने इतना ज्यादा वो करा। वही तो, अब वो तुमसे बोलेंगे तुम भीख देने लायक नहीं हो। माइनस से भी कोई अपर बाउंड माइनस में, फिर वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले तुम लोअर बाउंड को 0 करोगे तो अपर बाउंड अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे 1 से लेके 7, 2 से लेके या एक और 1 से लेके 8 और ये 1 से लेके 9। यहाँ पे भी देख लो अनफेवरेबल। मेरे पर ये तो 9 से नीचे चलेगा अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो। मतलब अच्छा ये 10 नहीं, ये 20 है, सॉरी ये 20 है। अब वही वाला केसेस है कि यहाँ पे भी 2 वेरिएबल ऊपर हो सकते हैं। जैसे इसको 8 कर दो, इसको 9 कर दो, लेकिन फिर ये नीचे आ जाएगा। यस सर। मतलब अभी मैं 3 वाला नहीं ले रहा हूँ, 3 वाला लेवल 3 है। फिर अभी तुम 2 ही वाला देखो, बस 2 वाला सबकी लिमिट एक जैसी, सबकी लिमिट अलग अलग, लोअर बाउंड है। फिर से लिखते हैं तो वापस से x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 17। सर आपकी आवाज लैग कर रही है। कर रही क्या? सही आ रही है। नहीं कर रही। सही है। नहीं कर। एक बार कनेक्ट पे देख ले फिर से। 0 से लेके 6
0 से लेके 7 7 और 0 से लेके 8। तो वापस से लिखोगे तो वही कि फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। अब वापस से अनफेवरेबल, अब यहां देखना ध्यान से, इतना लिख लो फिर ऊपर का हटा देता हूं मैं। लिख लिया सर इतना। हाँ सर एक डाउट है सर, अगर मान बोलो। लो लोअर बाउंड के पहले जब अपन ने लोअर बाउंड माइनस नहीं किए उसके पहले तक वो दो अनफेवरेबल बन पा रहे थे, लेकिन जैसे अपन ने लोअर बाउंड माइनस कर दिया उसके बाद एक ही अनफेवरेबल बन पा रहा है, तो ऐसा हो ऐसा जादू होगा तो होगा जादू नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो एक पहले देने में क्या होता है कि अपर बाउंड भी उतने से कम हो जाएगी, लोअर बाउंड भी उतने से कम हो जाएगी, तो तुम्हारे केसेस थोड़ा ना कम हो सकते हैं। वो कभी नहीं होगा जो तुम बोल रहे हो, वो तुम्हें ऐसा लग रहा है सोचने में, लिखने में कभी नहीं आएगा वो। ठीक है, अमाउंट कम हो रहा है तो उसके साथ वो भी कम हो जाएगा दूसरा। हाँ, वो तो तुम इनिशियली जितने केसेस गिन लोगे ना उसमें फिर कुछ भी करते रहो उतने ही केस रहेंगे वो तो ये है ना कि लोअर बाउंड अपन को 0 इसलिए करना रहता है क्योंकि अपन फॉर्मूला लगा पाए। अगर आपने लोअर बाउंड 0 बिना करे फॉर्मूला लगा दिया तो यू विल गेट 100% रॉन्ग आंसर। वो तो फिर पक्का ही है कि गलत आंसर ही मिलेगा आपको उससे, क्योंकि उसमें तो CR में फर्क आ जाएगा ना सीधे सीधे। हाँ सर। अब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल में क्या लिखोगे बताओ? 1। अब 1 लिखें कि वेरिएबल्स के नाम लिखें? वेरिएबल्स। तब एक काम करो, देखो, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम मैंने लिखना शुरू करे तुमको पता है लिस्ट ज्यादा लंबी चली जाएगी। क्योंकि वेरिएबल्स के नाम लिखोगे तो पहले तो तीनों नाम आएंगे सिंगल सिंगल। हाँ फिर सर डबल डबल भी आ सकते हैं। हाँ और एक काम करते हैं, सुनो सुनो, एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 xi is crossing its limit, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या लिख इंग्लिश में दिया, लेकिन उसको तीनों केसेस काउंट करने का काम हो जाएगा उसका। ये आया समझ? हाँ सर। और फिर लिख दिया 2xi is crossing its limit। लॉजिक सेम रहेगा, पहला वाला माइनस करना है, दूसरा वाला प्लस करना है। आवाज आ रही सबको? हाँ सर आवाज आ रही है। यस सर। आंसर अगेन एक लाइन का ही है, बस वो एक लाइन अब थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे सबके अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखना आप। आंसर इज इक्वल टू, टोटल बोलो 19C2। फिर आप लगा लो एक ब्रैकेट, ब्रैकेट पे बढ़िया एकदम कलरफुल लगा लो ब्रैकेट थोड़े बड़े से, क्योंकि इसके अंदर आने वाले हैं कितने केस? 3 केस, 3 वेरिएबल्स के। अब पहले x1 की बात करो, x1 कितना हो जाए तो अनफेवरेबल हो जाएगा? 7। तो 7 कम करो यहाँ से, प्लस ब्रैकेट लगा दिया तो प्लस में चल जाएगा, सारे माइनस ही हो रहे हैं। फिर अगर x2 की वैल्यू 8 या 8 से ऊपर हो जाए तो अनफेवरेबल है, तो यहाँ से 8 कम कर लो, 11C2 प्लस 10C2। फिर इसको 9 करा दो तो 10C2। फिर क्या लिखेंगे? प्लस। अब लिखेंगे प्लस। प्लस क्यों लिखेंगे, आ रहा है समझ? हाँ सेकंड वाला केस देख रहे। ऑर्डरिंग हो जाएगी। ऑर्डरिंग फिर से बता देता हूं, यहाँ पे इवन तुमको समझ आ चुकी है। अगर आपने इसको मान लो 7 दिया सपोज, यहाँ कितना बचा? 10। अब आप 10 के सम को बांट रहे हो और इसको सपोज 8 मिल गया और इसको सपोज 2 मिल गया, तो केस बन गया 7 8 2। गलत है? गलत तो है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली तुम क्रॉस करा के काउंट कर रहे हो। लेकिन अगर सपोज इसको पहले 8 मिल गया, पहले इस वाले केस में, तो वही कर रहे हो ना, पहले इसको 8 दे रहा हो ना,
जैसे Yes, ये वाला sir. केस हाँ किस चीज हाँ के हाँ लिए काउंट सर, किया? हाँ सर। पहले पहले हमने x1 को 7 लिख लिया। हाँ, ये इसलिए लिखा है क्योंकि तुम x1 को प्रायोरिटी पहले दे रहे हो देने की, हाँ सर। और ये क्यों लिख रहे हो कि तुम x2 को पहले दे रहे हो प्रायोरिटी। तो अगर तुमने x2 को पहले दे दिया 8, फिर बाद में इसको 7 मिला, बाद में इसको 2 मिला, तब भी तो ये 7 8 2 ही है। हाँ सर, 2 रहेंगे वो केस जो माइनस हो रहे हैं। आ रहा है क्या समझ? यस सर। Yes, बोलो, sir. अब बोलो इसके अंदर का। अब बोलना है तुमको दो दो को लेके, मतलब इन दोनों को एक साथ लेके पहले, फिर इन दोनों को एक साथ लेके, और फिर इन दोनों को एक साथ लेके। वो देख के बोलो। मतलब इन दोनों को एक साथ लेने का मतलब ये है कि इसको 7 भी दो, इसको 8 भी दो, मतलब कितना कम कर लो? 13 7 और 8 अपर बोला, 7 और 15 8 15 15। यहाँ से 15 कम करो, यहाँ से 4C2 4C2. अभी मैं इसके नीचे लिखवा दूंगा प्रॉपरली प्लस। अब इन दोनों को करो, इन दोनों को, पहला एक और आखिरी को। तो इसका 7 कम करो, इसका 9 कम करो, 7 और 9 16, यहाँ 16 कम करो। 3C2. सर एक मिनट कंप्लीट हो जाने दो। अब इन दोनों को काउंट करो, इसका 8, इसका 9, 2C2 1 हो जाएगा। 2C2। 2C2। अब मैं लिखवा देता हूँ फिर से। इसके नीचे मैंने क्या देख के क्या लिखा है। सर हो गए सारे केसेस? सब खत्म। तुमको बोला ना कि ये वाले माइनस करने हैं और ये वाले प्लस करने हैं। सर ये क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन है कि तीनों का सम 20 है और लिमिट 1 से 7, 2 से 8, सॉरी 1 से 7, 1 से 8 और 1 से 9। सर अगर जो हमने 2C2 लिखा, फिर उसका जो ऊपर वाला 2 है सर वो 10 से बड़ा भी तो आ सकता था सर, मतलब जो डिफरेंस करा। समझ नहीं आया सर मतलब जैसे हमने वो बोल रहे हो क्या कि 3 वेरिएबल क्रॉस कर जाएं? सर अपने 4C2 क्यों लिया है? अब मैं लिख रहा हूँ ना हर चीज के लिए क्या क्या लिखना है मुझे, ताकि तुमको आगे याद रहे कि यहाँ पे सबका मतलब क्या है। ये थोड़ा अजीब इसलिए सा हो गया ना क्योंकि पहले जैसे 3C1 से काम चल गया था। 3C1 मतलब पहले एक को चूज करा क्योंकि हर वेरिएबल एक जैसा ही था। पहले वाला देखो ना, इसके जस्ट पिछले वाला आंसर, उसमें लिखा है तुमने 3C1। हाँ सर। तो उसमें क्या ये तीनों काउंट हो गए अपने आप 3C1 में, और फिर तुमने प्लस 3C2 लिखा होगा, हाँ सर। उसमें ये तीनों काउंट होगा एक साथ। इसलिए तो वो आसान लग रहा है देखने में और ये डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। चलो तो पहले इसका मतलब क्या था? टोटल केसेस। इसका मतलब क्या था कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या था? x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और इसका मतलब क्या है? x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। फिर इसका मतलब क्या है? आप सोच के बोलना। x1 plus x2 नहीं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड साथ में दोनों x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मैंने बोला था ना, मैंने इन दोनों को देख के लिखा है। सर थर्ड वाला बॉक्स जो है ना वो समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड? ये वाला? हाँ सर 4C2 plus 3C2 plus 2C2। देखो ऐसा है कि तुमने जब x1 को 7 दिए, ये तो मानते हो दिए, यस सर, और पहले दिए। अब जिसको पहले Yes, sir. दिए उसको रेड कलर दे देते हैं अपन, जिसको पहले दिए उसको रेड कलर से डिनोट कर दिया। यहाँ कितना बचा? 10। यस सर। फिर इसको 8 मिल गए, इसको 2 मिल गए, तो केस बन गया 7 8 2। यस सर। 7 इन रेड, 8 and 2 इन ऑरेंज। 7 क्योंकि 7 पहले, 8 2 बाद में। सही है? यस सर। अब ये वाला जो केस है जिसमें प्रायोरिटी पहले किसको दी जा रही है? 8 को, मतलब x2 को। x2 को। तो अब x2 को 8 दे दिए सपोज, और अब बाद में 8 दे दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9। 9। तो इसको बाद में 7 दे दिए, इसको बाद में 2 दे दिए। अब मुझे ये Yes, sir. बताओ इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? सर कुछ भी नहीं। ऑर्डरिंग हो रही ना ये तो। यस सर। अब समझ आ गया क्यों प्लस कर रहे हैं? यस सर, समझ। थैंक यू सर। उसमें दिमाग मत लगाओ इसलिए बोल रहा हूँ, वो तो होना ही है, तुम कितना ही दिमाग लगा लो।
तो तुमको वो बॉक्स और बॉल वाला भी समझ में आ ही गया था कि बॉक्सेस कितने भी बढ़ा दिए जाएं लेकिन सीरीज का पैटर्न वैसे ही चलेगा। जैसे तुमको मैंने जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने 2 बॉक्स का एग्जांपल लिया था पहले, फिर 2 बॉक्स के बाद मैंने 3 बॉक्स वाले का एग्जांपल लेके समझाया था कि माइनस के बाद प्लस क्यों करते हैं। फिर शायद मैंने 4 बॉक्स वाले का किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 5 का तो डेफिनेटली नहीं करा था। 5 वाले का मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा ना, सीरीज लिख दी होगी डायरेक्टली। यस सर। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि बस एक बार लॉजिक समझ लो कि किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है, बाकी उतना दिमाग नहीं लगाया जाता है, अपने आप हो जाता है सब। अब ये वाला बताओ, ये किसको सोच के लिखा था? x1 और x3 और x3 x1 greater than equal to 7 and x3 greater than equal to 9 और लास्ट ये दो के पेयर्स को देख के कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x2 greater than equal to 8 और and x3 greater than equal to 9। आगे तुम टेंशन मत लो, ये ऐसा वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आज तक एग्जाम में नहीं देखा है किसी को पूछते हुए, लेकिन मैं पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि अपन जब देख रहे हैं और अपने दिमाग में डाउट आ रहे हैं तो क्लियर भी हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारे डाउट आ रहे थे ना अभी आधे घंटे पहले, ये वाला केस रह गया। तुम्हारे डाउट में यही वाला क्वेश्चन तो था शायद जो तुम मेरे से पूछ रहे थे आधे घंटे पहले। सर ये भी 15 ही आएंगे टोटल। सर पर ये लेवल 3 का क्वेश्चन। लेवल 3 नहीं बोलेंगे, अब मैं बोल तो रहा हूँ कि जैसे अब वेरिएबल अगर अलग अलग लिमिट के होते हैं तो आपको हर वेरिएबल का हिसाब किताब अलग लिखना पड़ता है। आप 3C1 नहीं लिख सकते। जैसे सारे वेरिएबल एक जैसे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम सब एक जैसे हैं, आप तो 3C1 लिख दो हम सब काउंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सब अलग अलग हैं। फिर इंडिविजुअल को देख देख के उसकी हाँ तो तुम तो समझ लो सबके रिलीजन अलग हैं तो सब अपने अपने अलग हिसाब किताब से करते हैं। बोले हमारा अलग काउंट करो हमारा अलग काउंट करो, सब अपने अपने काउंट करते हैं। सर अगर जो x3 है वो 0 से अगर 9 होता तो सर फिर तो लास्ट में 1C2 आ जाता, तो फिर सर क्या करते? 0 लिख देते। सर मतलब वो गलती नहीं हो रही है, मतलब वो सही केस काउंट होंगी ना। अरे तो 1C2 की वैल्यू 0 होती है ना। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 इट इज इक्वल टू लिख दिया मैंने -2 सपोज, यस -2 भी क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2, ठीक है। और फिर लिख दिया कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x3 की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब तुम इस चीज को एनसीआर में लिखोगे तो ऑब्वियसली जो नीचे आर लिखोगे वो एन से काफी बड़ा हो जाएगा। यस सर। 0। तो मैंने लिखवाया था ना कि एनसीआर इज 0 अगर आर इज ग्रेटर देन एन। यस सर। और इस बार आईआईटी तक मैं तो लिखा आया है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो तो क्या, जब बुक्स की थ्योरी लिखी जाती है ना, सिंपल थ्योरी, सादी थ्योरी, सादी थ्योरी सादी दाल, उसमें वो लोग नहीं मेंशन करते हैं सब चीजें, पता नहीं क्यों। जो तुम्हें जब एनसीआर की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बोलूंगा मैं तो क्योंकि एनसीईआरटी को एक वो माना जाता है ना कि बेस बुक है ये, इससे बेस मतलब बहुत ही इंट्रोडक्शन वाली चीजें मिलती है। तो अब एनसीईआरटी में तुम बताना मुझे ढूंढ के कि वहां पे अगर एनसीआर इज इक्वल टू 0 लिखा है क्या एन ग्रेटर देन आर के लिए, आर ग्रेटर देन एन के लिए लिखा है क्या पूरी एनसीईआरटी में कहीं पे भी? वो इसलिए पूरी देखी तो नहीं है वो इसलिए लिखना नहीं चाह रहे हैं बाइनोमियल ही हटा दिया। वो इसलिए लिखना नहीं चाह रहे हैं कि अगर वो 2C5 लिख देंगे तो दे विल फेस अ प्रॉब्लम कि आप लिख दोगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल और -3 का फैक्टोरियल, तो -3 का तो कुछ फैक्टोरियल फिर आप उनके ही सर चढ़ जाओगे नहीं कि सर आपने क्या लिख दिया है। वो उस डिस्कशन में मत जाओ अभी तो मैंने बहुत पहले बोला था कि एनसीआर को लॉजिकल तरीके से समझो, ना कि सिर्फ फॉर्मूले को। एनसीआर एक सिंबल है ना, बोला था पहले तो ये बोला था एनसीआर एक सिंबल है। यस सर। एनसीआर सिर्फ एक सिंबल है, उस सिंबल का कुछ मीनिंग है, उस मीनिंग पे जाओ। एनसीआर सिंबल का मतलब होता है एन में से आर को लेना, एन चीजों में से, और वो भी एन क्या, आइडेंटिकल के डिफरेंट? डिफरेंट आइडेंटिकल। कहाँ से आइडेंटिकल? एन में से आर चीजों को सिलेक्शन करने के तरीके। तो अब अगर आपको पता ही है कि 2 चीजें हैं और आप 5 लोगे
इट इज नॉट पॉसिबल। और इम्पॉसिबल चीजों काम करने के कितने तरीके होते हैं? जीरो जीरो। अब देखें आगे लेवल 3। यस सर। अब ये अलग अलग लिमिट वाले नहीं दूंगा मैं तुमको, अब सेम लिमिट के दूंगा जितने दूंगा। अब तुम टेंशन मत लो, ये एक्चुअली अलग अलग लिमिट का जो हार्डेस्ट पार्ट है वही है, इससे हार्ड नहीं पूछते वो लोग, ये मतलब ये भी नहीं पूछते है तो। सर और आज का वीडियो एनिमल कर देंगे? अरे बिल्कुल कर देंगे। तो 9th वाला, 9th ही है। यस सर 9th। यस सर। x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू, अब ऐसा रखेंगे जिसमें कुछ ज्यादा केसेस बने, मतलब यहाँ भली तुम 10 रख लो रखने को, लेकिन अब मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि ज्यादा वेरिएबल क्रॉस करें। देखो मस्त है लेवल 3 2, लेकिन 2 में पॉसिबल ही नहीं है। रुको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। कितना रखें? 15। अगर मैं 20 लिखूं यहाँ पे मान लो, फिर मुझे वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे कहीं से कहीं तक, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 5। अरे 5 लिख देंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। 8 8 लिखेंगे तो क्रॉस नहीं करेंगे, 3 फिर करेंगे क्रॉस क्या? 9 3 अच्छा हाँ। मैं चाह रहा हूँ 3 वेरिएबल क्रॉस करें। 6 सर। उसके लिए उसका देखो, उसका एक ही उपाय है कि वेरिएबल्स बढ़ाने पड़ेंगे। रुको तो एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसको मैं क्रिकेट से लिंक करता हूँ। फिर पहले इक्वेशन बताता हूँ, फिर वो जो क्वेश्चन है वर्ड्स में वो बताता हूँ। राहुल द्रविड़ का नाम सबने सुना है? यस सर। और किस चीज के लिए फेमस है पता है? वॉल। दीवार बनाता है वो दीवार बना देता है खड़े होकर पिच पे। हाँ सर। सर क्या बना देते हैं? अरे मतलब जब वो खड़ा हो जाता है ना तो उसको आउट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रन ही नहीं अच्छा। मारता वो कहता मारूंगा ही नहीं। तो उसको टेस्ट में सबसे पहले लेते थे, 5-5 दिन का गेम प्ले, मतलब वो 2 दिन खेल जाए पता चला। तो अब क्या है कि ये 6 वेरिएबल्स हैं और इन सबका सम 14 है। और मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली वैसा था कि राहुल द्रविड़ को 6 बॉलों में 14 रन बनाने हैं, और जो फालतू के रन है वो काउंट नहीं कर रहे हैं अपन, लीगल रन काउंट कर रहे हैं। मतलब या तो डॉट खेलेगा, उसी को 6 गेंदें खेलनी है, और या तो सिंगल लेगा या डबल लेगा, और मैक्स टू मैक्स चौका मारेगा। राहुल द्रविड़ छक्का नहीं मारता था, है ना, इसलिए फेमस था वो आगे बढ़ते ही नहीं था कभी क्रीज छोड़ के। तो जो वेरिएबल है इट इज बिटवीन 0 and 4। तो यहाँ पे क्या 3 वेरिएबल? 3 रन कैसे ले रहा है? 3 रन होते हैं ना। हाँ सर, पर आपने बोला कि वो नहीं भागते थे। तो तुमने गली क्रिकेट नहीं देखा क्या? गली क्रिकेट में क्या होता है कि अगर कोई अकेला बैटिंग कर रहा है तो वो अगर 1 रन लेता है तो बेचारे को डबल करनी पड़ती ना, पहले वहां तक जाता है, फिर लौट के भी आता है। पहली गली के आगे 1 रन, दूसरी के 2 रन। बेचारा पैदल वापस आता है। जब वो भागता है ना तो बहुत तेज भागता है, क्योंकि 1 रन कंप्लीट करना है, फिर आता है ऐसे बल्ला सरकाते हुए सर एक्सपीरियंस। आराम से दिखा के आता है, देखो 1 रन चुरा लिया। तो अरे वो तो क्वेश्चन बनाने वाली बात है ना बस। तो अब ये है कि 6 वेरिएबल्स हैं, उनका सम 14 है, और सारे वेरिएबल 0 से 4 के बीच में है। और तुम नोटिस करो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स शायद क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते। करा देते हैं अब। हाँ अब कर सकते हैं। अब कर सकते हैं देखो। और ये इक्वेशन भी पॉसिबल है क्योंकि 6 वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सब 24 भी हो सकता है। हाँ। सबको 4-4 मान लो, 24, लेकिन 18 चूज करा मैंने। अब 18 ऐसा नंबर है जिसमें अगर सबको 5-5 मान लो, 5 5 5, तब भी 3 बच जाएगा। आ रहा है समझ? हाँ सर। चलो तो अब हाँ। लॉजिक में अगेन कोई चेंज नहीं है, लिखना वैसे ही है तुमको। तो आप लिखोगे फेवरेबल
इज इक्वल टू, राहुल द्रविड़ से नहीं बन सकते कभी 18 रन एक ओवर में, टोटल माइनस अनफेवरेबल। तो क्या लिखोगे, कौन कौन सी कैटेगरीज है? 1 1 2 एक्स और आई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे गलती मत लिख देना कभी 4, नहीं तो फिर तुम्हारा सभी गलत हो जाएगा। 1 xi greater than equal to 5, 2 xi greater than equal to 5, and the last case is 3 xi greater than equal to 5. Clear है? Yes. हाँ सर। आंसर इज इक्वल टू, अब बोलो 23 C5 माइनस 61 61, 61 5 कम करो यहाँ से, 5 कम, 18 C5 प्लस 6 C2 हम्म 13 C5 माइनस minus 6 C3 8 C5 बस आंसर खत्म। सर ऐसे पैटर्न बनता है तो अच्छा लगता है। ऐसा ही बनेगा हमेशा, इसलिए तो बोल रहा हूँ दिमाग ही मत लगाओ तुम उसमें, तो अपना तुम बस दिमाग इसमें लगाओ कि जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम बस ये आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ 3 बन रहे हैं, इसमें गलती मत करना बस। और ये याद रखना, पहला वाला माइनस करते हैं, दूसरा वाला प्लस करते हैं, तीसरा वाला माइनस करते हैं, सेम एज बॉक्स प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही है। और तुमको बोला था कि जितनी भी सीरीज प्लस माइनस वाली होती हैं काउंटिंग में, वो सब एक ही तरफ होती हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कि टोटल में। सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि x1 plus x2 plus x3 equals to 9 and xi should not be equal to 3, तो अपन टोटल काउंट करके 3 वाले हटा देंगे, वो तो और आसान हो जाएगा। तो 3 वाले कैसे देखेंगे कि किस में 3 आ रहा है? मतलब 3 वाले कैसे देखेंगे कि 3 किस में सेट आ रहा करते जाएंगे ना, फिक्स कर देंगे 3। यस सर, अच्छा ठीक है। यस सर ये 1 2 3 बनाने का सबसे बेस्ट मेथड, मतलब इसको देखने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? देखने का मेथड वही है कि तुम क्रॉस कराना शुरू कर दो इसको। जैसे ये बोल रहा है ना कि ये लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दो 5 5 और देखते जाओ कि 18 तक पहुंच रहा है कि नहीं। 5, अब तुम जैसे ही 5 लिखोगे दिख जाएगा क्रॉस हो गया, दिख गया कि कितने केस बनेंगे। सबको क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। आसिम अली ये मत गिनना है ना। हाँ सर नहीं गिनूंगा। अगली क्लास तुम अटेंड ही नहीं करो, बोले सर गिन ही नहीं पाए। तो आज सुबह जो मेरे सामने प्रॉब्लम आया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम और भी हैं, तो अब एक क्लास और मेरे को लेनी भी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वो एक बार लिखने पड़ेंगे प्रॉब्लम। मैं नहीं चाहता छूट जाए कुछ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम वेरिएबल सम के भी हैं। कि सपोज करो कि आप जो पैसे दे रहे हो भिखारियों को, तो आपने सोचा कि चलो आज 10 रुपए निकाले जेब में से, उसको 10 रुपए दान करते हैं। पर अब क्या हुआ कि तुम सोच के चल रहे थे कि क्या भिखारी 10 होंगे तो 1 रुपए दे देंगे, लेकिन क्या भिखारी 3 ही मिले तुमको, तो अब तुम थोड़े से डाउट में हो कि 10 रुपए दें कि नहीं दें। तो मतलब बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल सम की, कि 3 वेरिएबल्स का सम लेस देन इक्वल टू 10 है और सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, का आंसर क्या होगा? समझ आया प्रॉब्लम क्या है? यस सर ये भी अपर बाउंड में आएगा? इसमें कोई बाउंड नहीं है, इसमें लोअर बाउंड 0 है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है वेरिएबल सम है। मतलब आपको 10 लेके भी काउंट करना पड़ेगा, आपको 9 लेके भी काउंट करना पड़ेगा, आपको 8 लेके काउंट करना पड़ेगा, सब लेके काउंट करना पड़ेगा। यस सर। तो क्योंकि अब सबका ये हो अलग गया, अलग करेंगे सर। अपन डिस्कस बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। 3 होगा क्या? क्या 13C3? 13C3 होगा, अभी बोलना मत, लेकिन ये लोग सोच के आएंगे। फिर उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे जब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 बन जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला थ्योरी अपनी थ्योरी में कवर्ड नहीं है ये सब। तो अगर प्रॉब्लम ऐसा बनता है तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है ना अपने थ्योरी में,
अपनी थ्योरी में तो वैसे भी एक ही फॉर्मूला है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, उसके अलावा कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, और वो भी सिर्फ सिंपल वाले पे वैलिड है और किसी वैलिड ही नहीं है, तो आप इस पे तो लगा ही नहीं सकते। तो ये कैसे करोगे? फिर है कि यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे कुछ और लगा दें, तो कैसे काउंट करेंगे? ये सब करेंगे प्रॉब्लम्स, तो मैं लिख के लाऊंगा जब, तो मैं पूरी करवा दूंगा मुझे, क्योंकि बैठ के सोचने पड़ेंगे वो छूट जाएंगे तो फिर मैं वापस से कैसे क्लास कराऊंगा वापस से। चलो, आज वाला सुबह का प्रॉब्लम ये था कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको एक 8 डिजिट का नंबर बनाना है, नेचुरल नंबर। आपको डिजिट्स यूज करने हैं 1 2 3, बस रिपीट कर सकते हो, किसी भी डिजिट को कितनी बार भी लिख सकते हो। बस ये है कि आपका डिजिटल सम, समझते हो? हाँ सर। 12 होना चाहिए। तो ऐसे कितने 8 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, करके बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर पॉसिबल या दैट कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 so that the sum of digits is equal to 12? उन सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम 12 होना जरूरी है। और आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपको केसेस काउंट करना है तो केसेस काउंट कर लो, और अगर आपको किसी और लॉजिक से करना है तो किसी और लॉजिक से कर लो। हाँ सर। तो आज मैंने सुबह केसेस से भी करा और फिर डायरेक्ट भी करा। सर ऐसा हो सकता है कि तीनों में से एक भी डिजिट चूज नहीं करी? हाँ, ऐसा हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको यूज करनी है कि नहीं। भाई ये है कि जो भी यूज करना है इनमें से ही करना है, आपके लिए और डिजिट्स नहीं होता है। सर मतलब 0 नहीं रख सकते ना? कुछ नहीं, अदर देन 1 2 3 नथिंग कैन बी यूज्ड। सर 1 और 2 का हटा सकते हैं? मैं बोल तो रहा हूँ, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कितने बार क्या यूज करना है। मैंने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी है कि 1 2 3 का आना कंपलसरी है। जैसे एक केस बना सकता हूँ मैं ऐसे, अगर मैं बनाऊं तो? नहीं बनाऊं? नहीं। चलो तुम बनाओ फिर। नहीं सर। क्वेश्चन लिख लेना शॉर्ट में। हाउ मेनी 8 डिजिट number can be formed using the digits 1 2 3 so that the digital sum is 12? So 14C10 वैल्यू में आंसर दो, वैल्यू नंबर में, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। तरीका बता दो सर, आ गया समझ में कैसे करेंगे। नहीं, तुम आंसर बताओ। कैलकुलेशन भी तो मैटर करेगी भैया, ऑप्शन में थोड़ा ना CR में आंसर मिलने वाला है तुमको। सर 266। आंसर है 266। वेरी गुड। निकल आएगा सबका, कोशिश करो। यस सर, आ गया। आंसर है 266। यस सर। अगला क्वेश्चन है। सर एक बार बता दो कैसे। करो, मेरा वो नहीं 3 बताऊंगा, दिमाग लगाओ अपना। हाउ मेनी, बढ़िया, हाउ मेनी
natural numbers are there sum of whose digits, how many natural numbers, यहाँ पे कंडीशन भी लगा देते हैं, लेस देन कितना, 1, 2, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 lakh. How many natural numbers less than 1 lakh are there, sum of whose digits is equal to, अब ये कितने डिजिट्स हैं एक बार गिनने तो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, मतलब उसमें 5 बनेंगे, उसमें 5 बनेंगे। 5 डिजिट का नंबर अगर है तो उसमें मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 9 5 45 है ना? यस सर। 20। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 लाख से कम हो और उनके डिजिट्स का सम 20 हो? अगर ये क्वेश्चन मैं तुमसे सही बता रहा हूँ, बहुत पहले पूछता, अगर बहुत पहले मतलब मजे लेने के लिए पूछता तुमसे, तो क्या होता? ये वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो फिर भी तुम शायद कर लेते। पहले ये सोचो, क्योंकि अगर तुम सही में केस बनाने के बारे में सोच रहे हो तो दोबारा सोच लो, है क्या पॉसिबल केस बनाने से? सर बहुत ही ज्यादा केसेस बन जाएंगे। वही सोचो ना, कितने केस बनाओगे पहले तो, क्योंकि मैंने बोला नेचुरल नंबर लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम तो शायद फिर 3 डिजिट के भी होते हैं, 4 डिजिट के भी होते हैं, और शायद फिर 5 डिजिट के भी होते हैं, तो उसमें तो मजा आ जाता। इसलिए गिनने वाला मेथड तो सोचो ही मत, गिनने से तो कुछ नहीं होना, तुम्हें सोचना आज के टॉपिक को लेके ही है। ये ऊपर वाला कर दे डिस्कस। सर आ गया ऊपर वाला। हो गया। बढ़िया, करना है? करना है, कर लिया है? कर लिया सर मैं सर। एक बार सॉल्व करके बढ़िया, देखूंगा, फिर नहीं आया तो व्हाट्सएप पे पूछ। ठीक है। अब ये बताओ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सर 23C4 - 13C4। अभी देख लेंगे, उसका तो सीरीज में आंसर लिख पाएंगे, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी, उसका आंसर ही बड़ा आएगा। ये जिसने कर लिया उसके लिए बता दूं ये वाला? सर सीरीज में आ गया है सर, वो बता दूं? बस छोड़ दो, सीरीज छोड़ दो, मैं भी लिख के कंफर्म कर दूंगा। सर ये वाला आपने बोला था कि बैकग्राउंड में हेड से आप बताओगे, वो वाला। बिल्कुल ना, इसलिए तो मैंने बनाया है। एक टॉपिक था पुराना, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, याद है क्या? यस सर। आइडेंटिकल चीजों में से लेने के तरीके, जैसे अपन ने किया था, ये P चीजें हैं, ये Q चीजें हैं, ये R चीजें हैं, तो सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट,
out of P this plus collection 1 Q is plus 1 R P plus plus 1 Q plus 1 R plus 1, जिसमें हर केस कवर हो जाता है, नथिंग वाला भी, एवरीथिंग वाला भी। यार याद फिर अपन ने उसमें बोला था कि अगर मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक केस ही पता करना है कि जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, टोटल कितनी है? 15 है, पर मुझे 5 ही लेनी है, 5 ही लेनी है आउट ऑफ दिस, और केसेस नहीं काउंट करने मुझे, क्योंकि केसेस काउंट करना थोड़ा हेक्टिक है ना। केसेस काउंट करोगे तो फिर गिने तो जाएंगे, गिनने को तो कुछ नहीं है, फिर तुम अगर ये केसेस गिनोगे तो फिर मैं 5 की जगह 50 कर दूंगा अभी, तो मैं बोलूंगा 50 लेने। करोगे केसेस काउंट? नहीं सर। तो फिर अपन ने, और पहले जाते हैं थोड़े से लेक्चर्स में, तो अपन ने जो इंडिपेंडेंस वर्ड लिखा, इंडिपेंडेंस मिसिसिपी असैसिनेशन, अपन ने वहां पे पढ़ा था कि 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं। यस सर। वहां अपन ने केसेस ही किया था, हो गया था, लेकिन वही है 4-5 के लिए हो गया था, लेकिन वही 6-7 में दिक्कत आ जाती कि केसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चंस केस बेस्ड ही है ना। वो जितने भी क्वेश्चन करे थे, चाहे फॉर्मेशन के चाहे सिलेक्शन के, अपन ने बनाए तो केसेस ही थे ना पूरे पूरे। अब यहाँ पे अपन बिना केसेस के करने की सोच रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस, फिर इसके बाद आएंगे इस पे। बताना है कि कर लिया है? सर आंसर बता दीजिए आप एक बार। आंसर तो फिर मेरे को मोबाइल उठाना पड़ेगा फिर तो। सीरीज लिख दूं? हाँ सीरीज लिख। सीरीज लिख देता हूँ, चलो। तुम्हारी स्क्रीन पॉज करता हूँ ना पहले, क्योंकि मुझे उसके पहले लिखने के लिए कुछ और भी लिखना पड़ेगा ना। कुछ दिख तो नहीं रहा है मैं लिख रहा हूँ तो? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। बोलू? हाँ सर। 25C5, सॉरी 24C4 यस सर। हाँ सर। माइनस, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 24C4 माइनस 5C1 यस सर। 14C4 यस सर। प्लस 5C2 4C4। नहीं सर, आखिरी में गलत हो गई। सर यही आ रहा है। बढ़िया सर एक बार सॉल्व कर दीजिए सर ये वाला। सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, बस मैं अकेले स्क्रीन दिखाऊंगा और सॉल्व हो गया। दिखा दूं? यस सर। यस सर। हो गया सर। लो सॉल्व हो गया। अब समझा दूं? यस सर। ये लिखा है 1 लाख। तुमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि x1 जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब तुम सुनो ना, मैंने जो किया है ना तो क्वेश्चन का कचरा हो गया है। तुम जो सोच रहे हो इसलिए तो क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। तुमने क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सोच लिया है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो आ रहा है कि 3 डिजिट के भी हैं, 4 डिजिट के भी हैं, 5 डिजिट के भी हैं, सब हैं। यस सर, मैंने भी 0 से 9 रेंज कर दी। बस खत्म। सुनो ना मैं जो बोल रहा हूँ, ये 1 लाख है। इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर 5 डिजिट का ही होगा, मतलब जस्ट छोटा वाला। तो अब ऐसे सपोज करो कि ये 5 डैशेज हैं, 5 डैशेज हैं, तो मैंने 5 वेरिएबल्स लिख दिए है। ये x1 के लिए, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, ये x4 के लिए, x5 के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डिजिट 0 से 9 कुछ भी हो सकती है, तो अगर ये 0 बनती है तो मैं इतना लोड क्यों लूँ? बनने दो, क्योंकि मेरे तो केस में फेवर में हो जाएगा ना वो तो। हाँ सर। इसके 0 होने से पॉसिबिलिटी है कि नंबर 4 डिजिट का है, और तुम बोलो अगर ये भी 0 है तो मेरे को तो और अच्छा है, क्योंकि फिर नंबर 3 डिजिट का भी है, तो मतलब एक ही बार में सारे कवर हो जाएंगे ना। यस सर। याद रहेगा आगे से? हाँ। तो ये वाला हटा देता हूँ मैं, लास्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम अगली क्लास में या अभी आंसर बता दो, सोच के बता सकते हो।
फिर वापस से वही प्रॉब्लम है जो पुराना था कि एक गर्ल है जो फ्लावर लेने आई थी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। हाँ सर। यस। तो कितने फ्लावर थे? 3 तरह के फ्लावर थे उस दिन भी, 6 लेने थे शायद, है ना। 3 तरह के फ्लावर थे, प्लस मैंने बोला था फ्लावर्स आर इनफाइनाइट, बट आइडियली फ्लावर्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ये हो सकता है सर स्वर्ग में हो सकते हैं। तो स्वर्ग में तो अपन है नहीं, तो अपन तो पृथ्वी पे ही है, और छोटे मोटे गार्डन में तो इतने होते नहीं है, और रेयर फ्लावर तो और नहीं होते, वैसे ही मुश्किल से खिलते हैं अपने बगीचे में। किसी घर के बगीचे में खिलते तो बड़ी गिनती चिंती तो होते ही हैं, उसको तुम तोड़ भी लो तो फिर जूते पड़े उसके बाद। तो अब क्या है कि आपके पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 येलो बॉल्स हैं और 5 ही ब्लू बॉल्स हैं, और आपको लेनी कितनी है? कितनी लेनी है? 3। 8 लेनी है, सपोज 8 लेनी है। कितने तरीके हैं? तो क्या ये क्वेश्चन इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा? x + y + z हाँ हाँ सर। is equals to 8, यस सर। where all the variables are between 0 to 5. x, y and z 0 से 5। आ रहा है समझ? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो कितना हो जाएगा फिर आंसर? 10c 10c2 minus 3c1। c1 आप तो मन में कर सकते हो, इतना तुम सीख चुके हो। और 3c1 4c2 4c2 करो। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर एक बार बता दीजिएगा। अभी दिखाऊंगा उसके बाद। 10c2 समझ में आ गया होगा। हाँ 3c1 एक वेरिएबल को चूज करा, उस वेरिएबल को कितने दिए? 6 दिए, तो यहाँ से 4 कम कर 6 कम कर लो तो 4c2। तो 10c2 कितना होता है? 45। 45 पता नहीं क्यों 1255 लिख रहा हूँ उसका। 45 minus 18 will give you 27। तो आसिम अली ये 27 गिन लेना तू। सर ये वाला भी गिनना है क्या? अरे 50 से जिसके भी आंसर नीचे हैं सब गिनने हैं तुमको। तुम्हारा एक दिन का काम पूरा हो गया। आप गिनती बस बैठ के गिनती करो। मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि हाँ तुमने गिन लिए। ठीक है जी सर। इसके बाद वाले बाद में देखें। यस सर। यस सर। तभी मजा आएगा ना। मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा तो याद है कि बहुत मस्त मस्त प्रॉब्लम है, पर एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा एक प्रॉब्लम तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर वो 1 2 3 वाला भी सर नहीं कर पाया सॉल्व, कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। हो जाएगा। रिंग फिंगर प्रॉब्लम, इसको बता देता हूँ ताकि तुम ये सोच पाओ। ये तो क्योंकि पुराना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो याद ही है सबको, क्या प्रॉब्लम था? यस। तो वापस से ऐसे हाथ बना लेते हैं। गंदा सा हाथ बनाता हूँ मैं तो। कैसा हाथ बन गया रे? इससे अच्छा तो क्या हाथ नहीं बनाते, ऐसे बना लेते हैं। ये 5 फिंगर्स हैं। रिंग कितनी माननी है? रिंग बोलो कितनी? 7 rings. So there are 7 different distinct rings. There are 7 distinct rings जिनको इन 5 फिंगर्स में पहनना है। बाकी तुमको पता ही है कि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता है। प्रॉब्लम तो पूरा याद है ना, लिखवाना तो नहीं है। सर कितने तरीके से पहन सकते हैं? तो पुराना जो लॉजिक था, पुराना लॉजिक ये बोलता है कि पहली रिंग के पास 5 चॉइस है। पहली रिंग के पास 5 चॉइस है, कहीं पे भी डाल दो। लेकिन अगली के पास 6, फिर अगली के पास 7,
फिर अगली के पास 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। यस सर। सबको याद है ना? यस सर। यस सर। सबको याद सर है? ये एक बार फिर से बता देना जो आपने लिखा है। पहली रिंग के पास 5 चॉइस होती हैं कि पांचों फिंगर्स खाली हैं, लेकिन अगली के पास 6 हो जाती हैं। यस सर। कैसे सर? क्योंकि 4 तो ये चॉइस है हाँ और इसके ऊपर और इसके नीचे। अच्छा हाँ, ठीक है। यहाँ बढ़ती रहती है। तो आज अपन को ये नहीं करना है, ये थोड़ा ना लिखने करा है मैंने। तो अब कैसे करा जाए इसको किसी और लॉजिक से? सर एक उंगली जो उसकी वहां पे डाली, बाकी सर, फिर 6 जगह होंगी, वहां पे एक चूसका डालना। सर 8 0 से 7 कर सकते क्या? क्या? सर उंगलियों को भिखारी मान लेते हैं और रिंग्स को कॉइन। बिल्कुल आगे, लेकिन याद रखना कि कॉइन आइडेंटिकल होते हैं, रिंग्स आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पे। फिंगर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम परफेक्टली चल जाए और मैच हो जाए, इसलिए अपन एक काम करते हैं, पहले रिंग्स को मान देते हैं आइडेंटिकल। सारी रिंग एक जैसी हैं। तो अब उसका बेनिफिट सीधे सीधा क्या मिलेगा कि अरेंजमेंट तो होगा ही नहीं वैसे भी रिंग्स में। हाँ सर। समझ आ रहा है यस सर। सभी को? यस सर। 7 आइडेंटिकल रिंग्स हैं। इसमें तो रेंज 0 से 7 हो जाएगी। तो आइडेंटिकल रिंग्स हैं तो सिर्फ मैटर ये करता है कि किस रिंग में, किस फिंगर में कितनी रिंग्स जा रही हैं, क्योंकि अरेंजमेंट उनमें होना नहीं है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर पहली वाली फिंगर में x1 रिंग गई, नंबर ऑफ रिंग्स। दूसरे वाले में x2 गई, तीसरे वाले में x3 गई, चौथे वाले में x4 गई और पांचवे वाले में x5 गई। और टोटल रिंग्स हैं कितनी? 7। किसी वेरिएबल पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि एनी फिंगर कैन गो एनी नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी, एक फिंगर में कितनी भी रिंग्स डाल सकते हैं? हाँ सर। क्या आंसर होगा? 11 C4। 11 C4। लिख लो पहले ये पार्ट 1 हो गया अपना। लिख लेना याद से, ये अच्छा टॉपिक है ये। अपन कर तो पुराना प्रॉब्लम ही रहे हैं पर नए तरीके से, और क्योंकि ये उससे आसान है इसलिए कर रहे हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन विल अराइज कि अगर वो 7 रिंग्स डिफरेंट हो, नाउ दे आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट हो तो हम कैसे करें? बताऊं क्या कैसे करें? सर होमवर्क दे दो, सोच के होमवर्क दे दूं? 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये जो आंसर लिखा हुआ है इसमें 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। मतलब आंसर एक्चुअली, लॉजिक बोल लो या आंसर बोल लो, लॉजिक 2 स्टेप में काम करता है। सुनना अच्छे से और ये सोच के आना, ये तुम्हारा होमवर्क है। लॉजिक मैं बता देता हूँ, तुम्हें फील लेके आना है खुद से, टाइम लेके। हिंदी में लिख देता हूँ, रिंग्स को आइडेंटिकल मान के बांट दो, BANT बांट दो, BAN डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिंग्स को आइडेंटिकल मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो अपन पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, है ना? यस। फिर सारी रिंग्स को अरेंज कर दो। पहले आइडेंटिकल मान के बांट दो,
और फिर डिफरेंट मान के अरेंज कर दो, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। सो द आंसर इज कि आइडेंटिकल मान के पहले बांट दो, तो पहले ये लॉजिक काम कर जाएगा। तो आंसर आप लिख दोगे पहली स्टेप का 11C4, और फिर जैसे ही दूसरा स्टेप आएगा कि डिस्ट्रीब्यूट अरेंज कर दो, तो लिख दोगे 7 फैक्टोरियल। और तुम एक बार सोच के देखो कि अगर इसको ओपन करें, इस चीज को ओपन करें 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल दिख रहा है कट रहा है। हाँ और 11 फैक्टोरियल को भी लिखें अगर 11 10 9 ऐसे करते करते, तो 4 फैक्टोरियल तक का भी कट जाएगा। तो देखो आंसर वही आएगा 5 6 7 8 9 10 11। हाँ सर। हाँ सर। तो सोच के आना है कि ये मेथड काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इस मेथड का एक नाम है, इस टॉपिक का एक नाम है। सर सर ये तो दिख जाएगा ना, क्योंकि 7 तरह से अरेंज करना है एक ऑर्डर को। अब तो अपना होमवर्क लिख लो, मुझे याद दिला देना। तुम्हारा होमवर्क है पहले तो ये पता करना कि ये काम कैसे कर रहा है, वाई ये काम कैसे करा। ये मैंने तो लिख दिया, अभी मैंने समझाया नहीं है, तुमको समझना खुद से है। और दूसरा होमवर्क ये है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूँ ये एक टॉपिक का इलस्ट्रेशन है, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ, तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक। कि अगर तुम एक खुद की बुक पब्लिश कर रहे हो, तुम एक राइटर हो, तो तुम इस इलस्ट्रेशन पे जो लॉजिक काम कर रहा है उसको क्या नाम रखोगे पीएनसी में, ताकि तुमको जिंदगी भर याद रहे, ये प्रॉब्लम ना रहे, एक लॉजिक रहे। और नाम ऐसा बताना जो मतलब एग्जिस्टिंग वर्ड्स को यूज करता हुआ हो, नहीं तो अलग से कुछ नाम लेके आ गए डिक्शनरी से। समझ आ गया? यस सर। इस एग्जाम्पल का जो एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि तुम टॉपिक का नाम सही में बता पाओ। अपन ने प्रॉब्लम करा है बॉल बॉक्स वाला। हाँ सर। अपने पास कितनी बॉल्स थी? 5 बॉल 3 बॉक्स है ना, 5 बॉल 3 बॉक्स। आंसर 150। अपन तो स्टैंडर्ड ही है, याद कर लिया अपन ने तो। 3 बॉक्स होने चाहिए, 5 बॉल होनी चाहिए, आंसर 150। तो इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है। 150 आंसर उस चीज का है कि सारे बॉक्स भरे रहें, है हाँ ना? सर। यस हाँ और अगर ये कंडीशन हटा दें कि सारे बॉक्स भरे रहें, तो क्या आंसर है? 3 की पावर 3 पे पावर 5। 3 की पावर 5, पावर जिसमें हर तरह का केस आ जाएगा, यस सर। जिसमें ये कंसिडर नहीं करा जाता है कि अगर इसके अंदर 2 बॉल हैं और इसके अंदर 2 बॉल हैं और इसके अंदर 1 बॉल है, तो किस ऑर्डर में है। मतलब ये ब्लू वाली यहाँ पे है, रेड वाली यहाँ पे है, रेड वाली यहाँ पे, ब्लू वाली यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता। करता है कि नहीं करता, पहले ही बता दो। नहीं सर, नहीं करता। अगर एक ही बॉक्स में 4 बॉल हो, तो ये किस ऑर्डर में हो ये मैटर नहीं करता। सर। अब ये मैटर करता है, क्या आंसर होगा, समझ गए? हाँ सर एक बार रिपीट कर दो पूरा क्वेश्चन। मतलब आपको बॉल्स को बॉक्सेस के अंदर तो डालना है, पर ऑब्जर्वर ये भी देख रहा है कि एक बॉक्स के अंदर बॉल किस ऑर्डर में है। सर लेकिन जैसे सर अभी आपने 4 बॉल्स रखी थी, तो 2 के ऊपर 2 और थी, तो ये तो एक स्क्वायर के फॉर्म का सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। अरे तो ऐसे लाइन से रख देंगे ना, जगह मान मान के। मतलब मान लो ना बॉक्स के अंदर ऐसे पार्टीशंस रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल अगर इस बॉक्स के अंदर 2 बॉल जा रही हैं, जैसे 2 पार्टीशन आ जाएंगे ऐसे। अगर 3 आ रही होंगी तो 3 पार्टीशन ऐसे आ जाएंगे, ऐसे लीनियरली लिखी हुई है, ऐसे मान लो। समझ गए? वो तो हो जाएगा ना, अगर बकेट नहीं माना अपन ने हटा दिया। क्या बोल रहे हो?
सर वो बास्केट हटा दी, हाँ फिर चेक कर लेंगे। तो वो Partitions काउंट बना कैसे के। करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। और तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो बॉक्सेस हैं एक तरीके से ये फिंगर्स हो गई ना। हाँ क्योंकि सर, इसमें ये फिंगर्स हो गए और बॉल रिंग्स हो गई। वो ये बॉल्स जो है वो रिंग्स हो गई ना एक तरीके से, क्योंकि अपन जब उंगलियों में 3 रिंग पहन रहे हैं तो अपन भी तो ऑर्डर ऊपर नीचे करके देख रहे हैं ना उसके। यस सर। तो वैसे ही कुछ सीन तो यहाँ बन गया ना। तुम पहले टॉपिक का नाम तो डिसाइड करके ही बताओ, फिर जाने देते हैं, तुम बहुत टाइम लगा दोगे, भूल ही जाओगे। टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए? सर फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है क्या? नहीं, मेन वही है ना तुम्हारा, मैं क्रिएटिविटी देखता हूँ तुम्हारा कितना क्रिएटिविटी। इसका क्या नाम होगा इस टॉपिक का? अगर इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके इसका कुछ नाम दें तो क्या दें? अच्छा, एक टॉपिक अपने उसमें फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। सर इसका 7c2 into 5 फैक्टोरियल। रुको रुको, अपने फ्लो चार्ट में एक टॉपिक लिखा हुआ है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आप उनके ग्रुप बनाते हो, है ना? ये करते हैं ना? आपके पास 5 चीजें हैं, आप उनके ऐसे ग्रुप बनाते हो ऐसे। हाँ सर। और ये 2 का ग्रुप है, ये 1 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है। फिर ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो, ये मैटर नहीं करता। हाँ सर। अरेंजमेंट। लेकिन अब कर रहा है ना, अब सर कर रहा इसका है कि नहीं कर रहा है? आंसर बताइए सर। नहीं, आंसर नहीं, आंसर नहीं, तुम तो टॉपिक का नाम बताओ पहले। समझे मैं क्या बोला? परम्यूटेशनल ग्रुपिंग। या तो इसको परमिटेशनल ग्रुपिंग बोल सकते हैं या इसको सिंपल में बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग। अरेंजमेंट विद इन द ग्रुप। अगर सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक का नाम रखा जाएगा तो रखा जाएगा कि अरेंजमेंट विद इन द ग्रुप। ग्रुप तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके अंदर अरेंज भी कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या ये? यस सर। यस सर। इस टॉपिक का नाम मैंने ही रखा है, तो बुक्स में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि मैं नाम इसलिए रख दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जब पढ़ते टाइम एकदम क्लियर क्लिक हो जाता है कि ये इस टॉपिक का है। अरेंजमेंट विद इन द ग्रुप, जिसके मैंने 2 प्रॉब्लम तुमको गिना दिए, एक रिंग फिंगर प्रॉब्लम और एक ये बॉल बॉक्स प्रॉब्लम, जिसमें बॉक्स के अंदर मैटर करता है किस ऑर्डर में आप बॉल को रख रहे हो। अब ऐसे प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेस होते हैं? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब ये तो हाइपोथेटिकल है, और ये तो एक्चुअली तुम्हें लग रहा होगा क्या फालतू बना है, बॉक्स के अंदर भी देखा जा रहा है क्या। तो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेस होते हैं? अपने नॉर्मल क्लासरूम्स में। जैसे 11th क्लास है, 11th क्लास के मान लो 3 बैचेस हैं, होते हैं फिर जी में क्लासरूम, A01, A02, A03। तो ये A01 का क्लासरूम है, ये A02 का क्लासरूम है और ये A03 का क्लासरूम है। यहाँ पे कैपेसिटी 10 की है, यहाँ पे कैपेसिटी 10 की है, यहाँ पे कैपेसिटी 10 की है। समझ आ रहा है? यस सर। अभी कोई बेंचेस नहीं है, अभी पूरे रूम खाली हैं, और सपोज करते हैं 15 लोग पेपर देने आ रहे हैं, ये एग्जाम डे है। अब यहाँ पे ये नहीं देखता कि मुकेश सर देखते हैं क्या कि तुम किस बैच के हो तो उसी रूम में बैठोगे, वो तो कहीं बिठा देते हैं। यस सर। तो अब तुम्हें 15 लोगों को यहाँ बिठाना है, तो अब जितने लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट मुकेश सर लगाएंगे, मतलब उनने सोच लिया कि यहाँ पे चलो 5 बिठाएंगे, यहाँ पे 6 बिठाएंगे, यहाँ पे 4 बिठाएंगे, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं ना पहले से, फिर लगा देते हैं चार्ट। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस। या तो मान लेते हैं कि ठीक है चलो बहुत कैपेसिटी है, 15-15 कितने भी आ सकते हैं, 15-15 भी आ सकते हैं टोटल। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 15 लोगों को एग्जाम दिलाना है इन रूम्स में, जिसमें 15 के 15 भी यहाँ आ सकते हैं, ये दोनों खाली भी रह सकते हैं। तो अगर वो 15 की कैपेसिटी की लगा देते हैं मान लो यहाँ पे, तो 15 बच्चों के फिर सीट्स लगाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और फिर उन सीट से बच्चों को अरेंज करेंगे। समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? यस सर। और अगर यहाँ पे मान लो 6 बच्चे बिठाते हैं, यहाँ पे 6 बच्चे बिठाते हैं, यहाँ पे 3 बच्चे बिठाते हैं, तो फिर यहाँ पे 6 सीट लगेंगी।
यहाँ पे 6 सीट लगेंगी, यहाँ पे 3 सीट लगेंगी, और फिर बच्चों को अरेंज करा जाएगा। यस सर। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है किस टॉपिक किस तरफ जा रहे हैं अपन? कि पहले तो आपको 15 का 3 पार्ट में डिवीजन देखना है कि 15 का 3 तरह से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, और फिर डिवाइड करने के बाद अरेंजमेंट भी देखना है उसके अंदर का। यस सर। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। सर आ रहा है। ये याद दिला देना, नहीं तो अगली बार फिर से करवा देंगे। अभी बस जस्ट मैं शॉर्ट में निपटा देता हूं कि अगर ये 3 रूम है, अब रूम मैंने छोटे बना दिए, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ सपोज कर लो x नंबर ऑफ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे सपोज कर लो y नंबर ऑफ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे z नंबर ऑफ बच्चे आ रहे हैं। क्लास कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, क्लास कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, कितने भी आ सकते हैं एक रूम में, उसकी टेंशन मत लो। बस ऑन द एग्जाम डे 10 बच्चे पेपर देने आ गए, तो उन 10 बच्चों को इन 3 रूम्स में बिठाने के कितने तरीके हैं? शॉर्ट में क्वेश्चन बता दिया, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यहाँ पे x नंबर ऑफ बच्चे आएंगे, यहाँ पे y नंबर ऑफ बच्चे आएंगे, यहाँ पे z नंबर ऑफ बच्चे आएंगे, और टोटल फाइनली ऑन द एग्जाम डे 10 बच्चे आ गए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 10। क्या आंसर आएगा? सर 1 मिनट बता रहा हूँ। 12c2 12c2 into 10 factorial 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अब सर जैसे ये ऐसा अपन है कि हाँ सर कि 3 फिंगर से इनफाइनाइट रिंग्स आ सकती हैं और 10 अलग अलग रिंग्स हैं। अभी रिंग वाला बाद में करेंगे, पहले सुन लो। अपन ने पहले बच्चों को आइडेंटिकल मान लिया, अब बच्चों को Yes, आइडेंटिकल sir. नहीं मारा है, बेसिकली अपन ने जितने बच्चे हैं उसका एक फिगर ले लिया कि ये 10 बच्चे हैं। अभी अपन बच्चों के नाम पे नहीं जा रहे हैं, उनके नाम पे मतलब इंडिविजुअल पे नहीं जा रहे हैं, अब उनके क्वांटिटी पे जा रहे हैं। 10 बच्चे हैं, तो पहले आपने डिसाइड क्या किया, जैसे मुकेश सर ने ये डिसाइड किया कि 10 हैं, तो पहले मैं सिर्फ 10 को मान के सोच लेता हूँ कि यहाँ यहाँ इतने इतने आएंगे, तो उनने बेसिकली ये डिसाइड कर लिया कि इतने तरीके से लिस्ट बन सकती है। लेकिन जब एक्चुअली लिस्ट बन गई होगी तो फिर अरेंज तो उनको ही करना है ना, कि ये बच्चा इधर बैठेगा, वो बच्चा उधर बैठेगा। आ रहा है क्या समझ? यस सर। हाँ सर। तो वो वाला जो मैंने 2 मेथड लिखा था, 2 मेथड क्या 2 स्टेप लिखे थे, पहले आइडेंटिकल मान के बांट दो, फिर अरेंज कर दो। अब आया समझ क्यों लिखा था वो? यस सर। yes ठीक है, तुम्हारा होमवर्क कुछ नहीं बचा, तो ये नाम भी मैंने बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो आंसर इज 7c2 into 5 factorial आंसर खत्म। बस बढ़िया, लिख लो अच्छे से। जब लिख लो तो फिर लीव कर सकते हो। सर भूख लग रही है। हाँ, ठीक है ना, तो लिख ले और लीव कर दे बस। सर कोई चैलेंज क्वेश्चन? चैलेंज यार याद नहीं आ रहा, को याद करने दो फिर। अरे सर आज मत दीजिए चैलेंज सर। चलो चैलेंज मेरे को वो से मंगा लेना, मैसेज से। ओके सर। ग्रुप के अंदर अरेंज करना हो तो ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आपको ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना हो तो कि आइडेंटिकल मान के, वो जो मैंने लिखा था ना, वो बहुत अच्छे से लिखना वो चीज, कि पहला स्टेप होता है आइडेंटिकल मान के बांट दो। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आइडेंटिकल मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आइडेंटिकल मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और दूसरा है लास्ट में अरेंज कर दो, या मतलब फिर सबको अरेंज कर दो। और इसको याद रखने का वही एग्जांपल याद रखो कि पहले लिस्ट तैयार कर लो कि किस रूम में कितने आएंगे, कौन से नहीं, कितने आएंगे। पहले ये डिसाइड कर लो किस रूम में कितने आएंगे, तो वो इस इक्वेशन से सेट कर सकते हैं।
और जब ये डिसाइड हो जाए किस रूम में कितने आएंगे, उसके बाद फिर अरेंज मार दो सबको। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Thank you.